कब तक अपने सपनों को किस्मत के भरोसे छोड़ेगा? कब तक अपने सपनों को किस्मत के भरोसे छोड़ेगा? ए राही बस तू चलता जा, हवाओं का रुख तू मोड़ेगा। औकात है तेरी दुनिया में, ये दुनिया भी जान जाएगी। औकात है तेरी दुनिया में, ये दुनिया भी जान जाएगी। ए राही बस तू चलता जा, तुझे मंजिल मिल ही जाएगी, तुझे मंजिल मिल ही जाएगी। हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। मैं शिवम मिश्रा एसएम सर आपको रफ्तार जेई बैच में अब आगे के कुछ टॉपिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ाने वाला हूं। जैसा आपका हमारा इंटरेक्शन लास्ट क्लास में हो रखा है, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आप जान रहे हो थोड़ा पुनीत सर की तबीयत थोड़ी सी बीच बीच में गड़बड़ हो रही है, तो इस वजह से सर पे थोड़ा सा लोड कम किया गया है। तो आई विल बी टेकिंग दिस पोर्शन। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। आपने बहुत सारी बातें पढ़ रखी होंगी, कहां पे केमिकल बॉन्डिंग में, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत अलग डायमेंशन से हम इस चैप्टर को देखेंगे। आपके मन में कुछ प्री अजम्पशंस होगा, मैं उसको पहले उसकी बातें कर लेता हूं। आपके मन में प्री अजम्पशन होगा कि इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट है, बस रटना ही होगा, समझने का कुछ है ही नहीं, ये वो ऐसे वैसे बहुत सारी बातें। फिर आपके मन में ये भी होगा कि ये कौन आ गया, हम तो इसको पहचानते ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं आप कौन है सर, है ना। हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी। तो मैं बस इतना बोलूंगा, आप तो पढ़ते रहो, मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताता हूं, उसको फॉलो करना और आप देखना इनऑर्गेनिक में यू विल बी रॉकिंग। सबसे पहला, इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कभी पढ़ा नहीं जाता। पढ़ के इनऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकते तुम। पढ़ के मतलब ऐसे सामने कॉपी खोल के देख रहे हो, तुम देखोगे सर के नोट्स और ख्यालों में कोई और है। अभी बहुत पावन हफ्ता भी चल रहा है, खत्म होने वाला है, अभी अभी खत्म हुआ है। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं सर, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो याद रखना, कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, ट्रायल एंड टेस्टेड तरीका, जिससे मैंने भी पढ़ाई की, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की, दे आर एट टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईटी बॉम्बे, सीएसई से लेके कहीं भी नाम ले लो। द बेस्ट वे टू डू दिस इज कि आप लिखो, पढ़ो, लिखो, पढ़ो, लिख लिख के बोलो, लिखो और बोलो, लिखो और बोलो। जो भी नोट्स है उसको लिखो यार। आज मैंने जो भी आपको पढ़ा दिया ना, उसको घर जाना, घर जाने के बाद लिखना। डॉक्टर की हैंडराइटिंग में लिख लो, पर लिखो सर, लिखोगे तभी याद होगा, अपने आप हो जाएगा। मसल मेमोरी की बात आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद हम अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्कली मेटल्स के बारे में। अल्कली मेटल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो मैं अगर इसको करेक्ट करूं तो ऐसा कर देता हूं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद हम सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स पे हम कहां पे चलेंगे सर? अल्कली मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको एक फ्लो डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो आप सभी को पता है सर कि एस ब्लॉक जो है हमारा 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारा 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा ग्रुप? एक तो ग्रुप 1 जिसको हम अल्कली मेटल कहेंगे, एक तो ग्रुप 1 जिसको हम क्या कहेंगे सर? अल्कली मेटल कहेंगे, और दूसरा होगा ग्रुप 2 जिसको हम कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। AEM लिख दे रहा हूं मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो ये दोनों ही दिखाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कोई एक ग्रुप दिखाएगा, दूसरा ग्रुप नहीं दिखाएगा। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का एग्जांपल दूं तो मान लो मैं ये कहूं कि ये सभी एलिमेंट्स जो है मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो आप बोलोगे हां सर बात सही है, ये सभी मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। फिर जहां आयनिक कंपाउंड आता है वहां आपके दिमाग में वो कोटा फैक्ट्री का एक सीन याद आ जाता है कि एप्पल अगर पेड़ से गिरा तो ग्रेविटी लगेगी, नीचे आ जाएगा। ये फिजिक्स में होगा। केमिस्ट्री में कम पढ़ा तो रेजोनेंस लग जाएगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस लग जाएगा, है ना। पर ऐसा कुछ नहीं होता सर। वी विल नॉट बी स्टडिंग इट एज क्या बोलते हैं, मतलब एक डायलॉग है ना कि केमिस्ट्री
का रूल ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज द रूल ऑफ केमिस्ट्री, ये पूरी सरासर गलत बात है। मैं आपको 2-3 तरीके से चीजों को समझाऊंगा। बेसिकली मैं बहुत सारा फिजिक्स यूज करूंगा इसमें। आई बी यूजिंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। मैं फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे चीजें क्या हो सकती हैं। वॉट वी फील एक्चुअली इज अ डिफरेंट पार्ट, है ना। हाँ, कुछ कुछ चीजें होंगी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से आएंगी। तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा होता, हमारे लाइफ में भी ऐसा होता। हम किसी को मानते हैं कि देख भाई ये आयनिक कंपाउंड है, पर वो आयनिक नहीं निकलता, पता चलता है कोवलेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो यहां पे भी देखने को मिल सकती है। तो हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? फिर हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? जैसे अल्कली मेटल की बात करें तो अल्कली मेटल के सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। इनकी, इन दोनों के ही हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जिसको मैं पहले डील कर दूंगा। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे सर? इनके केमिकल रिएक्शंस, इनके केमिकल रिएक्शंस। और उसके बाद एट द एंड केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के बाद आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे सर? दैट वी विल बी गोइंग टू स्टडी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा होगा, और मैं ये भी मानते हुए पढ़ा रहा हूं कि इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपने नहीं पढ़ रखा होगा। मैं ये भी मानते हुए पढ़ा रहा हूं। बहुत मजेदार टॉपिक है सर, पढ़ के देखना। अगर मजा नहीं आया, अगर आप सवाल नहीं कर सकते जेई मेंस, अपने बोर्ड एग्जाम का, जेई एडवांस, आपके स्टेट में जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम अगर होते हैं, अब तो बहुत सारे कंबाइंड हो गए, पर अगर कुछ भी होते हैं तो आप देखना कि आप हर सवाल कर सकते हो, आप हर सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, कहां पे आते हैं, कैसे आते हैं, और हम पीवाईक्यूज भी खूब सारे करेंगे साथ में। अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आपको क्या करना है सर? नोट्स बनाते रहना है बस। सिंपल सी बात यह है कि नोट्स बनते रहने चाहिए और नोट्स लिखते रहना भैया। घर जाके जब पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि देख रहे हो एस ब्लॉक सर ने ये लिखा दिया, ना ना ना, ऐसे कभी कभी गारंटी ले लो मेरे से, लिखवा के ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं सीख सकते सर। तो आते हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। एक होता है ग्रुप 1 और दूसरा होता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करूं तो इनको हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में अल्कली मेटल्स। इनको हम क्या कहते हैं सर? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें तो इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल को कैसे लिखेंगे सर? मैं शॉर्ट फॉर्म में अब इसको एएम रिप्रेजेंट करूंगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल को मैं शॉर्ट फॉर्म में एईएम रिप्रेजेंट करूंगा। एलिमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें? तो यहां पे शुरू होता है ग्रुप 1 में। कौन कौन आता है सर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगर हम बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम। आपने निमोनिक अगर याद कर रखा होगा तो बहुत सारे निमोनिक चलते हैं, जैसे बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। अब मेरा यह मानना है कि नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली अपने बेटे को कार तो गिफ्ट नहीं करती है, और स्कूटर तुम मांगोगे नहीं किसी केस में। मान लो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें स्कूटर, पुराने वाले जमाने, वो वेस्पा और एलएमएल है ना, लैम्बाटा, ये दे भी दिया तो तुम नहीं लोगे। तो हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं आज के जमाने में। बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी। क्लियर है क्या? आगे आते हैं सर, इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे लिथियम इज प्लेस्ड इन, लिथियम का पोजीशन कहां पे है सर? तो लिथियम इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 सेकेंड पीरियड। एटॉमिक नंबर इसका 3 से 8 बढ़ाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 से फिर 8 बढ़ाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर 19 से फिर 18 बढ़ाएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा सर? अगर 19 में 18 जोड़ा तो एटॉमिक नंबर 37 हो जाएगा। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो एटॉमिक नंबर 55 हो जाएगा, और फिर इसमें 32 जोड़ देंगे, तो एटॉमिक नंबर 87 हो जाएगा सर। ये है इनके एटॉमिक नंबर्स। अगर वही हम इस पे आ जाए तो आप बोलोगे सर लिथियम के बाद वाला एलिमेंट है बेरिलियम, तो इसको 4 लिख दो। 11 के बाद वाला है तो 12 लिख दो,
19 के बाद वाला है तो 20 लिख दो सर, 37 के बाद वाला है तो 38 लिख दो, फिर 55 के बाद वाला है 56 लिख दो, 56 जिसको बोलते हैं, बहुत बच्चों को 56 समझ में आता नहीं होगा, और 87 के बाद 88, 88। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हो गए, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हो गए। फिर आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि व्हाई दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड व्हाई दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों ऐसा होता है सर, क्यों इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं और क्यों इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं? आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, आप एक बार इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसको आगे देखते हैं सर। तो चलिए, आपने इसको कॉपी किया होगा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है ये सुनिए सर। ये जो दो एलिमेंट है ना, फ्रांशियम एंड रेडियम, ये जो दो एलिमेंट्स है ना सर, फ्रांशियम एंड रेडियम, दीज आर रेडियो एक्टिव ओरिजिन, दीज आर ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। ये दोनों ही एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं सर। ये दोनों ही एलिमेंट कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि सर व्हाट इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव बहुत बार सुना होगा, क्या होता है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं ना, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं ना, उनमें से कुछ ऐसी वेव्स निकलती हैं विच आर हार्मफुल फॉर योर बॉडी। सिंपल एग्जांपल के लिए जैसे एक्सरे है, ऐसा कहते हैं ना कि एक्सरे बहुत बार नहीं कराना चाहिए। बहुत बार एक्सरे कराओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर, बहुत बार एक्सरे कराओगे तो इट विल हैम्पर योर बोन, इट माइट हैम्पर योर सेल स्ट्रक्चर को हैम्पर कर सकता है। वैसा ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ भी है, इनको जब आप रखोगे तो दे अंडरगो डीके, स्टेबिलिटी पाने के लिए ये डीके करते हैं। डीके करने के लिए ये क्या करते हैं? वेरियस एनर्जी पार्टिकल्स एमिट करते हैं, और वो डिफरेंट रेस के फॉर्म में, जैसे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे के फॉर्म में बाहर आता है, विच कैन हैम्पर आवर सेल्स। क्लियर है क्या ये बात? तो ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। भैया रेडियो एक्टिव होते हैं, तुम बेचारे 11वीं क्लास के विद्यार्थी, तुम्हारे सिलेबस में क्यों डालेंगे इसको? बताओ, कल को तुम्हें रेडियम दिखाना हो, जैसे एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना। तुमने देखा होगा कि मेला वगैरह होता ना कहीं, मेला क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल तो त्योहार हो गया, वही फेयर, हाँ फेयर, मेला। मेले वगैरह में क्या होता है कि कुछ लोग, अब तो बंद हो गया, एक टाइम पे जब मैं छोटा था, अराउंड 2003, 4, 5 की बात है, उस टाइम पे बहुत प्रचलन चला हुआ था। प्रचलन किस चीज का? तो वो माला पहन लेते थे हरे हरे रंग की, लाइट बंद होने पे पूरा चमकता था। हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया, लाइट बंद होने पे हरा हरा चमकता था, और लोग एकदम पागल थे, अरे रेडियम वाला ऑर्नामेंट्स लेना है, रेडियम का ये लेना है, रेडियम का वो लेना है। तुम वॉचेस पे देखते होगे तो ऐसे रात में जब लाइट बंद कर दो तो वॉच ऐसे चमकती होगी। अगर मैं बात करूं, बहुत लोगों के आपके घर में एयर कंडीशनर होगा, एयर कंडीशनर के रिमोट्स पे भी वो चीजें लगी होती है जिसपे चमक आती है, तो आप बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ये तो रेडियम वाला है। अगर बेटा रेडियम वाला होता तो तुम शायद आज तक इतनी दिनों के बाद उसको देखने के लिए जिंदा नहीं बचते। वो बिल्कुल रेडियम नहीं होता सर, याद रखना। रेडियम बोलना उसको केमिस्ट्री का अपमान है। अगर रेडियम होता तो रेडियो एक्टिव होता, रेडियो एक्टिव होता तो आप जिंदा नहीं बचते सर इतने दिनों तक। वो नॉर्मली फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से बना होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो लाइट को रोक के रखते हैं, और एक बारी लाइट बंद हो गई तो बहुत देर तक एमिट करते रहते हैं। सिंपल ऐसा मटेरियल वो होता है। तो वापस आते हैं सर, ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको अल्कली मेटल क्यों बोला, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला। पहले इसकी बात करेंगे और फिर हम प्रॉपर्टीज पे धीरे 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 एक एक करके बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज देखते चलेंगे। चलिए आगे आते हैं सर। जैसे ये एक फोटो आजकल खूब चल रहा है सोशल मीडिया पे। फोटो किस चीज का है सर? ये है ग्रुप वन एलिमेंट्स को ये जाने दे रहा है। कौन? टॉम। कौन कौन आया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब अल्कली मेटल्स हैं। हाइड्रोजन जेरी ऐसे इनके फेदर लेके निकल रहा है कि मैं भी निकल जाऊंगा। परे बोला दादा ना, आगे जाने का नहीं है ना। ठीक है, बात समझ में आई। तो हाइड्रोजन इज नॉट कंसिडर्ड एज अल्कली मेटल। इसके लिए आपको सर ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में कुछ पॉइंट्स बताए होंगे। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल, और डिसिमिलैरिटीज भी बताए होंगे। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कुछ लोग इनको सिमिलर मानते हैं हाइड्रोजन को अल्कली मेटल से, कुछ लोग हैलोजन से सिमिलर मानते हैं, तो आईयूपीएससी ने बोला देख झगड़ा झंझट में नहीं पड़ने का, हम ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन कहीं भी नहीं आता। हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी डिस्क्लोज्ड नहीं है सर, है ना। हम दोनों जगह मानते हैं। इसी के लिए
स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल में आप ये पाएंगे कि हाइड्रोजन के पोजीशन को हमेशा पूरे पीरियोडिक टेबल से कट करके थोड़ा ऊपर रखा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट से, या फिर उसको बीच में मिडिल पोजीशन में रख के सारी बातें बता देते थे, देखो इसका मतलब ये, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब। वापस आते हैं, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं सर? अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? तो देखो सबसे पहली बात यह है कि दो शब्द से यह मिलकर पूरी तरीके से चीज बनी है। क्या क्या? एक तो मेटल और दूसरा अल्कली। पहले मैं बात करूंगा कि वाटर अल्कलीज, अल्कली क्या होता है सर, अल्कली किसे कहते हैं? तो आप पाएंगे ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल हो उनको हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं, है ना। अल्कली क्या होते हैं सर? वाटर सॉल्युबल बेसिस। अल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेस। जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको हम मोस्टली अल्कली कह देते हैं, ठीक है। और मेटल क्यों? क्योंकि सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट, अब होता क्या है सुनिएगा ध्यान से, ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स, all group 1 elements have basic oxides, have basic oxides, है ना। उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक ऑक्साइड्स and forms hydroxide and form hydroxide in water, and form hydroxide in water। और ये सभी के सभी हाइड्रोक्साइड जो है in water which are basic, which are basic in nature। तो इन सभी के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं और ये सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो इनका नाम रख दिया अल्कली। और क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मेटालिक होती है, मेटालिक कैसे पता किया? तो मेटालिक पता करने के लिए आप सीधा कह सकते हो सर आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी कम है कि हम इनको मेटल कह सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे उसकी प्रॉपर्टी को हम मेटालिक कह देंगे, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कह देंगे? मेटालिक कह देंगे। फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि सर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल देम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा सीधा दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो ये अल्कली है और मेटल है, अल्कलाइन और मेटल है तो वही सेम बात हो गई। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? आर बेसिक इन नेचर। और साथ ही साथ दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। इनके मेन सोर्स ऑफ ओरिजिन जो पहले थे वो क्या थे सर? अर्थ क्रस्ट। इसी के वजह से इनको हम क्या कह देते हैं? दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी के वजह से इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, इसी की वजह से हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट आप याद रखिएगा, सर, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है अबाउट बेरिलियम। बेरिलियम एक ऐसा ग्रुप 2 का एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड दैट इज BeO, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये किस नेचर का होता है सर? ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है भैया। किस नेचर का होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है कि इट कैन एक्ट एज एन एसिड और एज अ बेस। सामने वाला अगर एसिड है तो ये चचा बेस बन जाएंगे, सामने वाला अगर बेस है तो ये अंकल एसिड बन जाएंगे। ये इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे आप क्रिकेट में देख रहे थे पिछले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा था। इस बार तो इंडिया जीत गई अंडर 19 वर्ल्ड कप। पिछले बार अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा था और श्रीलंका का एक स्पिनर था जो ऑफस्पिन, राइट आर्म ऑफस्पिन करता था। कब? जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आए कि बॉल टप्पा खा के बाहर निकलेगी, और जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आए तो राइट आर्म ऑफ स्पिन करता था कि बॉल टप्पा खा के बाहर निकलेगी तो मारना मुश्किल, और जब राइट हैंडेड बैट्समैन आए तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता था। मतलब जैसा जड्डू बॉलिंग करता वैसा भी बॉलिंग करता था, और जैसा अश्विन बॉलिंग करता वैसा भी करता था, दोनों। तो ये वैसे ही है, सामने कौन है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेंगे।
सामने कौन है, इसके हिसाब से अपने आप को बदल लेंगे। अगर एसिड है तो बेस बन के रिएक्ट कर जाएंगे, बेस है तो एसिड बन के रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब एसिड बन के तो रिएक्ट नहीं करेंगे, पर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स कई सारे होते हैं, कई सारे एलिमेंट के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं। आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, इस ट्रिक को याद रखना। एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, इस ट्रिक को याद रखना। ट्रिक क्या है सर? जनाबे अली गए पंजाब और सिंध। जनाबे अली गए पंजाब और सिंध, ठीक है, और सिंध। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। जनाबे में जिंक और बेरिलियम आ गया, जिंक बेरिलियम। अली में एल्यूमिनियम आ गया, गए में गैलियम आ गया, पंजाब में लेड आ गया, सिंध में टिन आ गया। तो जनाबे अली गए पंजाब और सिंध, इन सभी एलिमेंट के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इनके ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं भैया? तो आप बोलोगे दीज एलिमेंट्स हैव ऑक्साइड्स, देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। जनाबे अली गए पंजाब और सिंध। अच्छा, अब बेरिलियम जो है एम्फोटेरिक है। कोई भी सब्सटेंस अगर एम्फोटेरिक हो तो उसकी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन पूछना जेई को पसंद है, एडवांस को पसंद है, और स्कूल एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है। तो हम आगे आते हैं सर, इसकी रिएक्शन देखते हैं। बेरिलियम की कई सारी तो नहीं, पहले बेरिलियम की एम्फोटेरिक नेचर की रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बेरिलियम ऑक्साइड ले लिया और पहली बार बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया किसके साथ? पहली बार बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया किसके साथ? तो पहली बार जो बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया दैट इज हम एसिड के साथ करा लेते हैं, HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। HCl के साथ जब एक रिएक्ट करेगा तो क्या बना के देगा? आप बोलोगे सर ये बना के देगा BeCl2 और साथ में ये बना के देगा BeCl2 और साथ में H2O रिलीज करके दे देगा। अब ये क्या था? एसिड। ये क्या था? एसिड। ये क्या है? अब ये कैसा काम कर रहा है सर? ये बेसिक काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है ना, ये बेस की तरह काम कर रहा है। वहीं अगर इसके सामने, वहीं अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड के सामने, वहीं अगर बेरिलियम ऑक्साइड के सामने हमने क्या रख दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। वहीं अगर बेरिलियम ऑक्साइड के सामने हमने क्या रख दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। तो ये क्या बना के देगा? ये बना के देगा सोडियम बेरिलेट। और सोडियम बेरिलेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बेरिलेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे Na2BeOH होल 4। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है, पर अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो। 11th स्टैंडर्ड में मैं ये मानूंगा कि कॉम्प्लेक्स के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते होगे, तो इसको कुछ और तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और कुछ और तरीके से इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है सर? आप ऐसे लिख लो Na2BeO2.2H2O। ये भी एक तरीका है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में इसको लिखने का, एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम बेरिलेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम बेरिलेट। ठीक है भाई, हाँ या ना? बताओ, इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम बेरिलेट कहते हैं सर, सोडियम बेरिलेट कहते हैं। तो आपको बेरिलियम की प्रॉपर्टी पता चल गई। इसी तरीके से आपको चकमा देने के लिए क्या कर सकता है? आपको चकमा देने के लिए कल को जेई आपसे सवाल पूछ देगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है भैया, इसको HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसको NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? तो फटाफट पहले वाले रिएक्शन बता दो क्या होगा। ये बेसिक, ये एसिडिक, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा? पानी। बैलेंस आप खुद कर लेंगे, इतना मैं मानता हूं कि ऐसी रिएक्शंस को तो तुम बैलेंस कर ही सकते हो। दूसरे वाले रिएक्शन की बात करें तो ये भी बेसिक और ये भी बेसिक, दोनों आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे सर, दोनों आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। क्या यहीं पे ये सारी बातें समाप्त हो जाती है? नहीं सर, एक सवाल और बनता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर BeCl2 का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या? सर ने आपको बताया होगा। तो हम पढ़ेंगे आगे, BeCl2 का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आगे। ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेरिलियम क्लोराइड हाइब्रिडाइजेशन क्या और कैसे, ये सब चीज पढ़ेंगे सर। एक बार आप इसको कॉपी कर लें, फटाफट इसको कॉपी कर लें। तो चलिए, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। समझे मेरी बात? समझे कॉन्सेप्ट? समझेंगे आप? कॉन्सेप्ट क्या है सर? कि अगर कोई एम्फोटेरिक चीज है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये भाई साहब एसिडिक काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? एसिडिक नेचर पे काम कर रहे हैं। फिर आपके मन में कुछ सवाल आएगा जो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फलाना ढिमकाना बता दिया,
पर क्या और कोई एम्फोटरिक ऑक्साइड नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं बेटा, और कोई एम्फोटरिक ऑक्साइड नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं। तो आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सर ने बताया होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाए, डी ब्लॉक का ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाए वो भी एम्फोटरिक होगा। अगर मैं बात करूं V2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड जिसमें वेनाडियम +5 का होता है, ये भाई साहब भी एम्फोटरिक है। फिर क्रोमियम Cr2O3 जिसमें क्रोमियम +3 में होता है, ये भी एम्फोटरिक है। पर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात है, पर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात है। हम जो कर रहे थे, हम जो अभी पढ़ रहे थे, जो ट्रेंड पढ़ रहे थे, उसमें अगर हम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सर, ये सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। हम जो यहां पे पढ़ रहे थे, ये वाला जो आपको मैंने ट्रिक बताया, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया है। मैं फिर से बोल देता हूं, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को आप ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट मत करना सर। बिना ट्रांजिशन एलिमेंट के ये सारे एम्फोटरिक ऑक्साइड्स हैं। गैलियम को लेके भी कुछ लोग डिबेट करते हैं, पर गैलियम ऑक्साइड Ga2O3 इज एम्फोटरिक इन नेचर, एम्फोटरिक ही होता है सर। चलिए वापस आते हैं। एक सवाल पूछा जेई एडवांस ने, इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड, एम्फोटरिक और एसिडिक से रिलेटेड। सवाल ये था कि सर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH से कराई और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने HCl से कराई। ये जेई एडवांस का सवाल है। इस वाले रिएक्शन को इन्होंने बोला, ये वाला रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन ए, दिस रिएक्शन इज रिएक्शन बी। आपको बताना है नेचर ऑफ ZNO, आपको बताना है नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड ZNO इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी में इसका नेचर कैसा कैसा है। सबसे पहला ऑप्शन है ए में, मैंने बोल दिया एसिडिक, पहला वाला एसिडिक, दूसरा वाला बेसिक, मतलब ये एसिडिक ये बेसिक, ए बी ऐसे चलेगा। बी ऑप्शन दिया एसिडिक एसिडिक, बी ऑप्शन दिया एसिडिक एसिडिक, सी ऑप्शन दिया बेसिक एसिडिक, सी ऑप्शन दिया बेसिक और एसिडिक, और डी ऑप्शन दिया बेसिक बेसिक, डी ऑप्शन दिया बेसिक बेसिक, और बोला बताओ भैया इसका नेचर कैसा। तो आप बोलोगे देखो नेचर ये एम्फोटरिक नेचर का है सर, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटरिक इन नेचर, तो इसका नेचर डिसाइड करेगा सामने वाले के नेचर पे, इसका नेचर डिपेंड करेगा सामने वाले के नेचर पे। अगर ये बेसिक है तो अब आप बोल दोगे कि ये एसिडिक बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? एसिडिक। तो पहले वाले केस में ये कैसा बिहेव कर रहा है भाई साहब? तो पहले वाले केस में ये एसिडिक बिहेव कर रहा है, मतलब ये दोनों में से कोई ऑप्शन सही है। दूसरे वाले केस की बात करें तो दूसरे वाले केस में आप पाएंगे कि ये खुद एसिड है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? तो ये बेसिक बिहेव करेगा। तो दूसरे वाले केस में ये बेसिक होना चाहिए। खोजो दूसरे वाले केस में बेसिक कहां? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जेई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है सर। ऐसे इजी क्वेश्चन जेई एडवांस में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। यस सर। आगे आते हैं सर। आगे अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी है ऑफ ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज फ्लेम कलरेशन। याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्लेम कलरेशन। हम बात किसकी करेंगे सर? हम बात करेंगे फ्लेम कलरेशन की। ये मैं कॉमन पढ़ा रहा हूं सर। कॉमन का मतलब इसको मैं फिर याद रखना है, जो फ्लेम कलरेशन पढ़ा रहा हूं ये मैं यहां पे पढ़ा दिया। अब इसको अल्कली मेटल में नहीं पढ़ाऊंगा, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं पढ़ाऊंगा। पूरा फ्लेम कलरेशन हम यहीं पे पढ़ लेंगे। तो फ्लेम कलरेशन को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि बेसिकली फ्लेम कलरेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे होता है। उससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज फ्लेम और फ्लेम कहां से हम बनाते हैं। फ्लेम समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। फ्लेम बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। चलिए हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री लैब में हमें फ्लेम कहां से मिलती है। तो हम जो apparatus यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में, फॉर हीटिंग सब्सटेंसेस, apparatus किस चीज का सर? apparatus जो हम यूज करते हैं किसका सर? हीटिंग डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी होती है? वो सबसे कॉमन है, एक आपने देखा होगा स्पिरिट लैंप, हाँ या ना? यस सर। दूसरा आपने देखा होगा, पहला कॉमन स्पिरिट लैंप, दूसरा आपने देखा होगा बंसीन बर्नर।
बंसिन बर्नर, ये दो चीजें हैं जो आपको केमिस्ट्री लैब में आपके स्कूल लेवल पे आपने देखी होगी, स्पिरिट लैंप और बंसिन बर्नर। स्पिरिट लैंप कैसा होता है सर, छोटा सा ढिबरी की तरह होता है। अगर मैं बोलूं नॉर्थ इंडिया पे चलूं, नॉर्थ इंडिया में लोग ढिबरी आप लोग सभी जानते होंगे, राजस्थान वगैरह के कल्चर में उस ढिबरी को चिमनी कहा जाता है। चिमनी क्या होता है, एक बोतल होगा, उसके ऊपर हमने एक विक लगा दी, विक का मतलब बत्ती, उसमें आग लगा दी, सिंपल, और वो जल रहा है सर, है ना। तो दो टाइप के बर्नर, एक स्पिरिट लैंप, एक बंसीन बर्नर, ये दो टाइप के बर्नर होते हैं। स्पिरिट लैंप की बात करें, अगर हम स्पिरिट लैंप की बात करें, अगर हम स्पिरिट लैंप की अगर बात करें तो स्पिरिट लैंप कैसा दिखने में होता है, मैं उसकी फोटो आपको दिखाता हूं, आइए देखते हैं उसकी फोटो, आइए देखते हैं। तो देखते हैं, आइए। जैसे आप ये देख रहे हो, ये डिवाइस है स्पिरिट लैंप, ये डिवाइस है स्पिरिट लैंप, मेरे को लगता है आप सभी ने इसको देखा होगा। दिस इज अ स्पिरिट लैंप। ये वाला डिवाइस क्या है सर, दिस इज अ बंसीन बर्नर, दिस इज बंसीन बर्नर। और ये ऊपर जो चीज देख रहे हो ना, बर्नर, ये ऊपर जो चीज देख रहे हो ना इस तरफ सर, ये है फायर है मैं, कौन है मैं, फायर है मैं, ठीक है। दिस इज फायर, दिस इज फ्लेम एक्चुअली, ये फायर नहीं बोलते इसको, इसको हम कहते हैं फ्लेम। क्या कहते हैं, फ्लेम। ये वो वाला फ्लेम नहीं है जो कॉपी के पीछे लिखा हुआ मिलता है, वो वाला फ्लेम नहीं है फायर है मैं, ठीक है। वापस आते हैं सर, तो दिस इज फ्लेम जो बंसीन बर्नर से, और ये स्पिरिट लैंप है। स्पिरिट लैंप से भी यहां से फ्लेम आएगा, स्पिरिट लैंप से भी यहां से फ्लेम आएगा। मोस्टली अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री लैब्स में स्पिरिट लैंप ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्पिरिट लैंप ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। कभी भी स्पिरिट लैंप जो है ना, स्पिरिट लैंप में जो हम फ्यूल डालते हैं ना, वो बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। तो कभी भी स्पिरिट लैंप को ऐसे फूंक के नहीं बुझाते। बर्थडे का कैंडल नहीं है सर, ये याद रखना, ये दोनों ही फ्यूल कभी बर्थडे का कैंडल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, कभी तुम अपने घर के गैस स्टोव को, गैस चूल्हे को फूंक के बुझाते हो क्या, नहीं बुझाते ना, बुझाया नहीं जाता सर इनको इस तरीके से। होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से, नॉर्मल लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक समझना सर, क्यों ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि फूंक के बुझा रहे हो खुद ही जल गए, है ना, क्रिस गेल बन गए। तो तो क्या है कि जब हम इसको फूकते हैं सर, फूकने के बाद आपको पता, आपके मुंह से, आपके मुंह के पास से हाई प्रेशर में एयर बाहर जाएगा। जब प्रेशर में एयर बाहर जाएगा तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बनेगा, और लो प्रेशर रीजन बनेगा, और मैंने मान लो फूका, तो चांसेस है कि स्पिरिट मेरी तरफ आ जाए। लो प्रेशर रीजन में वो क्या करेंगे सर, लो प्रेशर रीजन में गैस स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन होगा, तो डिफ्यूजन इस तरफ हो जाएगा सर, और इस तरफ जैसे डिफ्यूजन हुआ तो चांसेस है कि आग इस तरफ लपट आ जाए। तो इसको बंद करने का तरीका क्या है, ढक्कन को पकड़ो, इसके ऊपर रख दो, जैसे तुम इसके ऊपर रखोगे थोड़ी देर में अपने आप आग बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंस है। और जब आग बंद होगी तो इसको इस कैप को टाइट कर दो। ये तो स्पिरिट लैंप की बात हो गई। ये है बंसीन बर्नर। बंसीन बर्नर की अगर हम बात करें, बंसीन बर्नर में यहाँ पे फ्लैप होता है, इस फ्लैप को बंद कर दोगे तो यहां से फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। अब आपने ये दोनों डिवाइसेस देख लिए, अब हम फ्लेम की बात करेंगे सर। फ्लेम के बारे में आपने इतना कभी नहीं पढ़ा होगा, जेईई मेंस में सवाल आता है इससे खूब सारा। तो सुनिए फ्लेम की कहानी। सर जैसे मान लो मैं एक बंसीन बर्नर का ना ऐसा डायग्राम बना लेता हूं, नॉर्मल सा, ऐसा मत समझना कि बहुत भयंकर सा 3D डायग्राम बनाऊंगा, एकदम नॉर्मल सा डायग्राम यहां पे बना लिया। आपको पता है यहां से फ्यूल आ रहा है सर, यहां से फ्यूल इंजेक्टर है, यहां से फ्यूल जा रहा है जो पाइप से हमने जोड़ रखा था। फ्यूल के ऊपर आपको फायर देखने को मिलेगा, फ्यूल के ऊपर आपको ऐसे फ्लेम देखने को मिलेगा, फ्यूल के ऊपर आपको फ्लेम देखने को मिलेगा। पहले हम चर्चा करेंगे इस फ्लेम के बारे में, पहले हम चर्चा करेंगे इस फ्लेम के बारे में कि फ्लेम में क्या क्या होता है। दूसरी बात, इस अगर फ्लेम की आप बात करो तो देखो यहीं पे आपको फ्लेम दिखाया कि फ्लेम के पार्ट्स हैं सर, ऐसा तो नहीं कि फ्लेम का एक ही पार्ट है, नहीं है ना सर, अलग अलग कलर है फ्लेम में, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, फ्लेम को इस तरीके से बनाते हैं, एक ऊपर का पार्ट और एक अंदर का पार्ट। नीचे की तरफ से फ्यूल आ रहा है सर, यहां से हम किसकी सप्लाई कर रहे हैं, यहां से हम फ्यूल की सप्लाई कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, आप मुझे जवाब देते जाना, मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, आप मुझे जवाब देते जाना। अगर यार मैं ये इस ऊपर वाले पार्ट की बात करूं जिसको मैं शेड कर रहा हूं, अभी ध्यान से देखिएगा, जिसको मैं व्हाइट शेड कर रहा हूं, इस वाले फ्लेम के इस वाले हिस्से की बात करूं, फ्लेम के इस वाले हिस्से की बात करूं, तो आप ये कहेंगे कि सर ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ना फ्लेम का, ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ना फ्लेम का, सर ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ना फ्लेम का, सुनते जाइएगा मेरी बात, आप खुद ही चीजों को बताते जाएंगे। यहां पे एयर बहुत ज्यादा है और फ्यूल थोड़ा कम है, क्योंकि फ्यूल यहीं पे कुछ जल जा रहा है, फ्यूल कुछ फ्यूल ऊपर आ रहा है, तो यहां पे फ्यूल कम है, एयर ज्यादा है। एयर का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, हाँ या ना,
एयर का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, और अगर ऑक्सीजन जितना चाहिए उससे ज्यादा है, उससे एक्सेस है, तो मैं कहूंगा कि यहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और कुछ ऑक्सीजन बच जा रहा है। ऑक्सीजन एक्सेस में है, एयर एक्सेस में है, अब कुछ ऑक्सीजन बच जा रहा है, तो तुम कोई भी सब्सटेंस को इसके अंदर लाके रखोगे तो ये फायर क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा सर, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और इस वजह से जो बाहरी जैकेट होता है किसी भी फ्लेम का, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या कहते हैं भाई लोग, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्यों कहते हैं, मेरी बात समझ गए, क्यों कहते हैं, बात समझ गए कि अरे भाई किसी को भी यहां पे लेके आएंगे उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। सर ऑक्सीडाइज क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास भर भर के ऑक्सीजन है, भर भर के ऑक्सीजन है। क्लियर है बात, हाँ या ना, यस सर। फिर हम आते हैं अंदर वाले फ्लेम की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं किसकी सर, अंदर वाले फ्लेम की। इस वाले फ्लेम की अगर हम चर्चा करें, इस वाले फ्लेम की अगर हम चर्चा करें, तो इस वाले फ्लेम में आप क्या पाएंगे, इस वाले फ्लेम में आप क्या पाएंगे, इस वाले फ्लेम में आप पाएंगे कि इसका नाम, इस वाले फ्लेम का नाम क्या है भैया, इस वाले फ्लेम का नाम क्या है, देखते हैं। इस वाले फ्लेम की अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज इस फ्लेम की, अंदर वाले जैकेट की हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि सर यहां पे एयर कम है और ऑक्सीजन, एयर कम है और फ्यूल ज्यादा है। ऑक्सीजन तो क्या, फ्यूल ज्यादा है सर। क्यों फ्यूल ज्यादा है, क्योंकि सर ये ऊपर वाली जैकेट है ना, अब ये ऑक्सीजन को, एयर को बहुत ज्यादा अंदर आने दे नहीं रही है। थोड़ा बहुत एयर जो यहां से निकल जा रहा है, बाकी बहुत ज्यादा एयर ये बाहर वाली जैकेट अंदर आने दे नहीं रही है। तो यहां पे मैं बोलूंगा एयर कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे इनकंप्लीट कंबशन होगा। यहां पे क्या होगा सर, इनकंप्लीट कंबशन होगा फ्यूल का, अच्छे से फ्यूल इनकंप्लीट कंबशन होगा, अच्छे से फ्यूल कंबशन नहीं करेगा, इनकंप्लीट कंबशन होगा। और बेटा यहां पे जो भी फ्यूल है उसको किस चीज की डिमांड है, उसको क्या चाहिए अच्छे से कंबशन करने के लिए, तो ये बोलेगा कि मेरे को ऑक्सीजन लाके दे दो कहीं से, मैं अच्छे से कंबशन करके खूब सारी एनर्जी दूंगा। जैसे तुम ऐसा कहते थे ना कि बढ़िया टीचर ला दो, हम बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, तो लो फिजिक्स वाला ने फ्री में कोर्स भी ला दिया सर, एक से एक धुरंधर टीचर्स, जिनसे पढ़ने के लिए लाखों की फीस देने के बाद भी हो सकता है कि आप कभी बात नहीं कर पाते उनसे, लाखों की फीस देने के बाद भी उनके बैच में आप बैठ नहीं सकते थे सर, अब वो फ्री में है। तो ऐसा ही हम इसके साथ कि इसको क्या चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए, तुम इसको ऑक्सीजन दे दो, ये खुशी खुशी ले लेगा। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम यहां लाके रखेंगे तो ये उससे ऑक्सीजन खींच लेगा, उससे ऑक्सीजन ले लेगा, और अगर किसी से ऑक्सीजन लिया तो इसको सामने वाले को रिड्यूस करेगा, और इसी के लिए इस फ्लेम का नाम होता है रिड्यूसिंग फ्लेम। इसी के लिए इस फ्लेम का नाम क्या होता है सर, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो याद रखना, फ्लेम की अगर हम बात करें तो दो टाइप का फ्लेम होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक होता है रिड्यूसिंग फ्लेम। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की अगर हम बात करें तो यहां कंबशन इतना अच्छा होता है, यहां कंबशन इतना अच्छा होता है कि आपको जो लाइट है ना, लाइट वो उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं मिलती, तो इसको हम नॉन लूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। याद रखिएगा ये बात, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नॉन लूमिनस फ्लेम कहते हैं, नॉन लूमिनस फ्लेम कहते हैं सर। नॉन लूमिनस फ्लेम का मतलब क्या है, सिंपल सा एग्जांपल है सर, तुम कैंडल की लाइट के नीचे पढ़ सकते हो, हाँ या ना? आप सभी बोलेंगे यस सर, मतलब पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बोलूं सर आपके गैस स्टोव का जो चूल्हा है उसकी लाइट के नीचे पढ़ सकते हो क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्यों पता है? क्योंकि वो जो चूल्हे वाला जो फ्लेम है ना, वो वहां पे एयर टू फ्यूल रेशियो अच्छा है, बहुत अच्छे से कंबशन हो रहा है, और बहुत अच्छे से कंबशन होने के कारण वहां पे जो फ्लेम है वो लूमिनस नहीं है, नॉन लूमिनस फ्लेम है। और जहां कंबशन में गड़बड़ हुई, ऑक्सीजन कम हुआ, वहां के फ्लेम आपको दिखेंगे, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लूमिनस फ्लेम। उसको हम क्या कहेंगे, लूमिनस फ्लेम कहेंगे सर। क्या कहेंगे, लूमिनस फ्लेम कहेंगे। बोलो ये बात समझ में आई आप सभी को? बोलो ये बात आपको सभी को समझ में आई? मैं आपको फ्लेम टेस्ट का एक एग्जांपल ऐसा दूंगा जो तुम अपने घर में कर सकते हो यार, बाकी जगह तो छोड़ो, तुम अपने घर में कर सकते हो। बस सिलेंडर विलेंडर फोड़ मत देना। हाँ, पता चला फ्लेम टेस्ट करते हुए एक नवयुवक है ना, तो ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं, फिर मेरे को पकड़ के लेके जाएंगे कि अरे सर आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को। उसके बाद हम इस पोर्शन की बात करते हैं। किस पोर्शन की? इस पोर्शन की जिससे जेईई मेंस में सवाल आया 2016 में। इस पोर्शन की बात करें तो सबसे पहले इस पोर्शन को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। सबसे पहले इस पोर्शन को मैं अलग कलर से कौन सा कलर ले लिया जाए, ऑरेंज, रेड कलर ले लेते हैं। रेड कलर से स्टार मार्क कर रहा हूं।
है ना, रेड कलर से स्टार मार्क कर रहा हूं। अब इस कलर की अगर हम बात करें, इस पोर्शन की बात करें, तो इस पोर्शन पे क्या होगा, इस पोर्शन पे क्या होगा सर, फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है वो जितना चाहिए होगा उतना ही होगा, मतलब परफेक्ट होगा सर, ये परफेक्ट मिक्सचर होगा। और जब ये परफेक्ट मिक्सचर होगा तो याद रखना पूरे फ्लेम में मैक्सिमम टेम्परेचर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, पूरे फ्लेम का मैक्सिमम टेम्परेचर यहीं पे मिलेगा सर। तो अगर तुमको कल को किसी को वेल्डिंग करना है, किसी चीज को जलाना है, तो फ्लेम के ऊपर वाले पोर्शन में जलाओगे? नो सर। क्या एकदम इसके मुंह पे लाके जलाओगे? नो सर। आप बीच में जलाओगे, आप बीच में जलाओगे। कभी वेल्डिंग करते हुए देखे हो तो वेल्डिंग करने वाले वाले जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो कभी भी एकदम टॉर्च के मुंह पे आके वेल्डिंग नहीं करते, थोड़ा सा पीछे रख के वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि उनको ये बातें समझ में आती है कि यहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, नीचे थोड़ा कम, ऊपर भी कम। क्लियर है क्या ये बात? अब जेई मेंस का एक सवाल देखते हैं, फ्लेम से क्या आया था, जेई मेंस का एक सवाल देखते हैं, 2016 का क्वेश्चन था। इन अ फ्लेम द हॉटेस्ट पार्ट विल बी, द हॉटेस्ट पोर्शन विल बी, मैं अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर रहा हूं, विल बी क्वेश्चन था जेई मेंस 2016 का। और आपको बना के क्या दे रखा था, आपको इन्होंने एक फ्लेम बना के ऐसे दे रखा था, आपको इन्होंने एक फ्लेम ऐसे बना के दे रखा था और पॉइंट्स दे रखे थे। इस पॉइंट को कह दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट को कह दिया पॉइंट बी, इस पॉइंट को कह दिया पॉइंट सी, फिर एक इस पॉइंट पे यहां पे ले लिया था पॉइंट डी। बताओ, अब नॉर्मली जो सोचेगा बच्चा वो बोलेगा अरे यहां से ज्यादा टेम्परेचर कहां होगा? नहीं सर, यहां मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर फ्लेम के बीच में होगा सर। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। सवाल था, सिंपल सवाल जेईई मेंस का। कितना टाइम लगा? 15 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं सर इसको करने में। तो ये बात थी फ्लेम की। अब हम आएंगे व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। ये बात थी फ्लेम की। मैंने आपको बता दिया कि फ्लेम हम कैसे कैसे जनरेट करते हैं। तो या तो स्पिरिट लैम्प से जनरेट करेंगे या फिर बंसीन बर्नर से जनरेट करेंगे, या तो स्पिरिट लैम्प से जनरेट करेंगे या फिर बंसीन बर्नर से जनरेट करेंगे। साथ ही साथ मैंने एक जेईई मेंस का 2016 में आया हुआ सवाल भी आपको बताया कि सिंपल सा सवाल आया था, बोला भैया बताओ फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होगा? बता दिया सर। ये वो वाला फ्लेम नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो फ्लेम तुम समझ रहे हो मैं वो फ्लेम नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं सर नेक्स्ट। अब हम फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं, अब हम फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्लेम टेस्ट की। कैसे किया जाता है फ्लेम टेस्ट, कैसे किया जाता है फ्लेम टेस्ट, और फ्लेम कलरेशन की हम साथ में बात करेंगे। फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं? फ्लेम टेस्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, तुम्हारे घर पे तुम कर सकते हो। ईयरबड है तुम सभी के पास घर पे, ईयरबड्स होते हैं? हाँ सर होते हैं। ईयरबड को क्या करो, ईयरबड को क्या करो, कॉटन जो है ना, ईयरबड को क्या करो, पानी में डिप कर लो। ईयरबड को, जैसे ईयरबड है ये पानी है, ईयरबड को पानी में डिप कर लो, पानी सोक कर लेगा, ईयरबड तुरंत सोक कर लेगा सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जो उसका बड है ना, जो रुई है ना, उसको नमक में डाल दो, उसको नमक में डाल दो। इसको नमक में डालोगे तो इस ईयरबड के ऊपर मैं ऐसा कहता हूं, जैसे मान लो आपने, आपके घर में कॉमन सॉल्ट है, NaCl होगा सभी के घर में, है ना, तो यहां पे क्या लग जाएगा सर, यहां पे NaCl लग जाएगा। क्या लग जाएगा? NaCl। अब इस NaCl को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेकर के जाओ, अब इस NaCl को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेकर के जाओ। कहां पे लेके जाओ सर? जैसे मान लो ये फ्लेम है, तो इस NaCl को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेकर के जाएंगे। सुनते जाइएगा मेरी बात क्या होती है ध्यान से। ठीक है, ये फ्लेम है, ये फ्लेम है सर, और हम इसको कहां लेके गए, हम इसको कहां लेके गए सर, हम इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेकर के गए। ये फ्लेम है, हम इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में यहां पे NaCl को लेके गए। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जैसे इसको लेके जाएंगे ना, तो इस पोर्शन का कलर बदल जाएगा। कलर ऑफ दिस पोर्शन विल चेंज। आपको क्या देखने को मिलेगा सर, कि इस पोर्शन का कलर जो है ना, कलर चेंज हो जाएगा। और ये कहां पे करोगे सर? तो याद रखना, इसको मोमबत्ती पे मत करना, क्योंकि मोमबत्ती के फ्लेम का कलर पहले से पीला होता है, वो सूटी फ्लेम वाला है, तो उसमें अच्छे से कंबशन होगा भी नहीं और चीजें अच्छे से होंगी भी नहीं। आप इसको कहां पे करोगे? आप अपने गैस चूल्हे पे ट्राई कर सकते हो। रिस्की है, मैं बिल्कुल मानता हूं,
अगर कोई कह रहा है कि रिस्की नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं रिस्की है, तो आप ना करें तो भी अच्छा, पर कॉन्सेप्ट समझो बेसिकली होता क्या है, क्यों ऐसा होता है सर, क्यों ऐसा होता है। तो कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा ये है, कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा ये है कि सर जब आप NaCl सॉल्ट को पानी के प्रेजेंस में लेके आते हो, पानी से कॉन्टैक्ट करते हो, तो ये थोड़ा सा डिसोशिएट हो जाता है और ये Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। ये क्या बनाता है? Na प्लस और Cl माइनस। जब ये Na प्लस और Cl माइनस बनाता है, जब ये Na प्लस और Cl माइनस बनाता है, तो यहां से Na प्लस जो है ना इस फ्लेम में आके, Na प्लस जो है ना इस फ्लेम में आके पहले बनता है रिड्यूस होके सोडियम। और ये जो सोडियम है ना, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। ये कैसा होता है सर? वेरी शॉर्ट लिव्ड। ये सोडियम कैसा होता है? वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है सर। और बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है, तुरंत पलट जाता है किसमें? Na प्लस में। तुरंत पलट जाता है किसमें? Na प्लस में। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसको समझना। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो विबग्योर, है ना, आर लिख दिया, ऑरेंज नहीं लिखा क्योंकि ऑरेंज येलो वाले रेंज में ही आ जाता, तो ऐसे लिख दिया। अब सुनना मेरी बात बहुत ही ध्यान से। सर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, सभी ने पढ़ रखा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से या पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मुझे पता है कि अगर मैं Na से Na प्लस बनाता हूं तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करेगा? ये किसी ना किसी कलर की फ्रीक्वेंसी को, जब नीचे से ऊपर जा रहा है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में ये फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। अब मान लो इसने लाइट एब्जॉर्ब किया, अब मान लो इसने लाइट एब्जॉर्ब किया इंडिगो रीजन में। किस रीजन में? इंडिगो रीजन में। तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। जो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप ऐसे कलर व्हील बना सकते हो, इसको कहते हैं कलर व्हील। यह है VIBGYO, या Y और O एक साथ रख लो, R, ठीक है। अब मैंने बोला कि मान लो किसी ने, मैंने क्या बोला सर? मान लो किसी ने इंडिगो को एब्जॉर्ब किया, इंडिगो को एब्जॉर्ब किया, तो कलर उसका ये दिखेगा, कलर उसका ये दिखेगा। क्योंकि इंडिगो को एब्जॉर्ब कर लिया तो इंडिगो गायब। इंडिगो को बैलेंस करने वाला ऑरेंज और रेड था, ऑरेंज और येलो था, ऑरेंज और येलो अब दिखेगा क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रहा है सर, अनबैलेंस्ड है। बात समझ में आई? तो ये इसका बेसिक फंडा होता है, ये इसका बेसिक फंडा होता है। खैर ये सारी बातें तो आप 12th स्टैंडर्ड में और अच्छे से पढ़ोगे, ये सारी बातें आप 12th स्टैंडर्ड में और अच्छे से पढ़ोगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे केवल 11th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं है, इसी के लिए मैं एकदम बेसिक से ऊपर तक सब कुछ बता रहा हूं क्रिस्टल क्लियर तरीके से। तो इसके कारण यहां से जो लाइट एब्जॉर्ब हुई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आपको दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आपको दिखेगा। कौन सा पार्ट आपको दिखेगा? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आपको दिखेगा और उसी के कारण फ्लेम का कलर ही चेंज हो जाएगा सर, फ्लेम का कलर ही चेंज हो जाएगा। जैसे तुम पटाखे जलाते हो ना, कुछ पटाखे ऊपर जाके फटते हैं तो रेड कलर का फ्लेम देते हैं, कुछ ब्लू कलर का फ्लेम देते हैं, कुछ ऑरेंज कलर का फ्लेम देते हैं। कहां से आता है सर ये? तो इनमें ये सब सॉल्ट्स का यूज किया जाता है, इनमें ये सब सॉल्ट्स का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कौन सा मेटल कौन सा सॉल्ट बनाता है, कौन सा मेटल कौन सा सॉल्ट बनाता है। तो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे आते हैं, एस ब्लॉक के फ्लेम टेस्ट्स की अब बात करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। और इसके बाद एस ब्लॉक में ही हम आगे चले तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अच्छा फ्रांसियम को हटा दे क्या? क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर आएगा कौन सर? फिर आएगा हमारे पास बेरिलियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंसियम और फिर आएगा बेरियम। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले रोक के ये बोलूंगा कि देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम डज नॉट शो फ्लेम कलरेशन, डज नॉट शो फ्लेम कलरेशन, फ्लेम को कलर नहीं देते ये। इनका क्या रीजन है सर? क्या रीजन है इनका कि ये फ्लेम को कलर नहीं देते? सिंपल सा सर, यहां पे देखो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के कारण कलर आ रहा है, और एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन में एक एनर्जी आई जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है वो फ्लेम कलर नहीं दे पाएंगे, फ्लेम की इतनी औकात ही नहीं होगी कि उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दे। तो ये दोनों सबसे ज्यादा पूरे एस ब्लॉक में अगर तुम देखोगे तो देखो नॉर्मली ट्रेंड क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इधर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, नॉर्मल ट्रेंड है। एक्सेप्शन है बेरिलियम बोरोन में, है ना।
ऑक्सीजन नाइट्रोजन में पर नॉर्मल ट्रेंड। और जब हम नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है सर, कम होती है। तो अगर मुझे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी खोजनी है तो मुझे राइट साइड और ऊपर की साइड यहां पे खोजना पड़ेगा। अगर मैं केवल एस ब्लॉक में जाऊं तो एस ब्लॉक में राइट और टॉप पे कौन आता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना ज्यादा कि ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना ज्यादा कि ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं सर। अब फ्लेम टेस्ट की बात करें तो ये तो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, बाकी सब जो देते हैं उनके कलर्स की हम चर्चा करेंगे। बाकी सब जो देते हैं उनके कलर्स की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का फ्लेम टेस्ट कैसा होता है, तो लिथियम आपको क्रिम्सन रेड कलर का दिखेगा। लिथियम नहीं देगा सर, लिथियम का सॉल्ट देगा, याद रखना। हम सॉल्ट को लेके जाते हैं, किसको लेके जाते हैं, यहां पे हम सॉल्ट को लेके जाते हैं। किसको लेके जाते हैं सर, सॉल्ट को। तो लिथियम का जो कलर है वो है क्रिम्सन रेड। कैसा कलर है सर, क्रिम्सन रेड। वहीं अगर हम बात करें सोडियम का तो सोडियम का जो कलर है वो येलो है। सोडियम का कलर कैसा है सर, येलो। कुछ लोग इसको येलो कहते हैं, कुछ लोग इसको येलो कहते हैं, कुछ लोग इसको गोल्डन येलो भी कहते हैं, पर येलो कलर विल डू। उसके बाद अगर हम बात करें, बिल्कुल लिथियम के जैसा ही स्ट्रोंसियम भी दिखेगा। स्ट्रोंसियम का भी कलर जो होता है वो कैसा होता है सर, क्रिम्सन रेड। स्ट्रोंसियम का भी कलर जो होता है वो कैसा होता है सर, क्रिम्सन रेड, है ना। और वहीं अगर हम बात करें बेरियम का कलर कैसा होता है, तो बेरियम का कलर ग्रीन एप्पल की तरह होता है, ग्रीन एप्पल की तरह। या ग्रीन एप्पल तो नहीं बोलेंगे इसको, एप्पल ग्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कलर विल बी कॉल्ड एप्पल ग्रीन। जैसे हरा सेब होता है ना, एप्पल ग्रीन, हरा हरा सेब होता है ना, आप रिलायंस फ्रेश वगैरह में जाओ तो वहां पे देखने को मिलता है। नॉर्मल आदमी तो हरा सेब देख के बोलेगा ये तो कच्चा सेब है, इसको थोड़ी खाएंगे, पर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कैसा देखने को मिलता है सर, तो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैल्शियम के हिसाब से कलर लेकर के आते हैं। कैल्शियम के हिसाब से तो कैल्शियम आपको रेड कलर का ही दिखेगा, पर ये आपको ब्रिक रेड दिखेगा। आई होप ये कलर आपको दिख रहा हो अच्छे से। कैल्शियम आपको ब्रिक रेड दिखेगा। ब्रिक रेड का मतलब क्या होता है सर, ब्रिक रेड का सिंपल सा मतलब है ईंट की तरह लाल। ब्रिक रेड का क्या मतलब है, ब्रिक रेड का मतलब है ईंट की तरह लाल। ब्रिक रेड का क्या मतलब है, ईंट की तरह लाल। क्लियर है, हाँ या ना। फिर अगर हम उसके बाद बात करें कि ये आपको कैसा दिखेगा, तो देखो इसका कलर जो होता है ना, पोटेशियम का कलर जो होता है उसको हम कहते हैं वॉयलेट रेड। कैसा कहते हैं, वॉयलेट रेड या लाइलैक कहते हैं। इसके कलर को क्या कहते हैं, लाइलैक कहते हैं सर। लाइलैक कलर का ये होता है। ये किस कलर का होता है सर, लाइलैक, LILAC, के नहीं होगा, LILAC या वॉयलेट रेड भी इसको कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सीजियम की, तो सीजियम किस कलर का होता है, कलर बदल लेते हैं। सीजियम किस कलर का होता है सर, सीजियम आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। सीजियम आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा, और ये भाई साहब आपको पर्पल कलर के देखने को मिलेंगे। वैसे कलर में लड़कियां ज्यादा महारत हासिल होती हैं, हम लड़कों को तो क्या है, पर्पल हो वॉयलेट हो सब एक जैसा ही दिखता है। पर्पल वॉयलेट ये वो ऐसे वैसे सब एक जैसा दिखता है। जैसे मेरी छोटी सी भांजी है, मेरी भांजी है छोटी, है ना, तो उसका बर्थडे था तो उसने ड्रेस पहना। मैंने बोला यार तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, पिंक कलर तो तुम पे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसे पिंच मारता हूं, आप भी मेरे क्लास में बहुत बार ऐसा सुनेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने क्लास देख रखी होगी या जो मेरे से पढ़ चुके होंगे कि नॉर्मली मैं ऐसे तंज कसता रहता हूं कि पिंक कलर को लेके कि चलो लड़कों का कलर ले लें। तो मैंने उसको बोला ये कलर तो लड़कों का फेवरेट है। तो कहती मामा दो बातें। मैंने बोला क्या, पहला तो पिंक कलर लड़कों का फेवरेट कलर नहीं होता। मैंने बोला अच्छा ठीक है, दूसरी बात क्या है, तो उसने बोला ये पिंक नहीं है, ये पीच कलर है। ठीक है, तो लड़कों को ज्यादा कलर के बारे में वैसे समझ में नहीं आता है। आप इसको कॉपी कर ले, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सर आप इसको कॉपी कर ले, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। वैसे अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी में इसके कलर को लाइलैक तो लिख ही रखा है। इधर मैं टच कर लेता हूँ, हाँ ये लाइलैक तो लिख ही रखा है, पर एनसीईआरटी इसको लाइलैक या वॉयलेट भी लिखती है, वायोलेट। और ये नीचे वाले कलर को एनसीईआरटी जो है, नीचे वाले कलर को पर्पल जिसको हमने लिखा है उसको एनसीईआरटी क्या लिखती है, इसको एनसीईआरटी रेड वायोलेट लिखती है। तो ये भी देख लेना, ये एनसीईआरटी के हिसाब से ये नाम इनके कलर्स के हैं। लाइलैक भी यूज होता है सर, लाइलैक भी यूज होता है ऊपर वाले के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एक टेबल बना रखा है, एनसीईआरटी ने ये टेबल आपको दे रखा है इस ब्लॉक के अंदर, और इस टेबल को उठा के एकदम एज इट इज टेबल को उठा के चिपकाया है जेई मेंस में। किसने, जेई मेंस वालों ने 2021 में सीधा सीधा सवाल आ गया। सवाल क्या था, एक तरफ उन्होंने एलिमेंट्स रखा, एक तरफ इन्होंने
एलिमेंट्स रखा और दूसरे तरफ उसका बोला कि वेवलेंथ बताओ। एक तरफ रखा कि एलिमेंट्स को अगर इनके सॉल्ट को हम फ्लेम में रखेंगे तो किस किस वेवलेंथ से ये चीजें आएंगी। अब देखो एग्जैक्टली वेवलेंथ याद रखना, तो मैं भी बोलूंगा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आप ऐसा एक्सेप्ट मत कर लेना कि अच्छा ये ऐसा दे दिया तो याद कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना। वी कैन गो बाई थोड़ा बहुत लॉजिक, वी कैन गो बाई थोड़ा बहुत लॉजिक। जैसे अगर हम बात करें तो विजिबल रीजन होता है विबग्योर, और विबग्योर की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर रेड की जो है ना, रेड के लिए जो लैम्डा है वो सबसे ज्यादा होता है, और वायोलेट के लिए जो लैम्डा है, वायोलेट के लिए जो लैम्डा है वो क्या होता है सर, रेड के लिए लैम्डा जो है वो सबसे ज्यादा, वायोलेट के लिए जो लैम्डा है वो सबसे कम। आपको यहां पे देखने में थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा, आप बोलोगे सर देखो यहां पे रेड वायोलेट में बहुत ज्यादा दे रखा है, वायोलेट में बहुत ज्यादा दे रखा है, तो गड़बड़ है ना ये, तो गड़बड़ है ना ये। नहीं सर, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज ऐसी ही होती है। यहां पे जो वॉयलेट है ना ये एग्जैक्टली इसी के लिए तो इसको वॉयलेट नहीं लिखते हैं, इसी के लिए यहां पे इसको लाइलैक कलर लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं सर, लाइलैक कलर। इसको क्या लिखते हैं, लाइलैक कलर लिखते हैं, ठीक है, लाइलैक इसको इसी के लिए लिखा जाता है। उसके बाद क्या केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट ये कलर शो करते हैं, क्या केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट ये कलर शो करते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं सर, बिल्कुल केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ये कलर शो फ्लेम में कलर शो नहीं करते। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो ये कलर्स शो करते हैं, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो ये कलर शो करते हैं। जैसे कॉपर के साथ अगर आप ये टेस्ट करो, कॉपर के साथ आप टेस्ट करो तो कॉपर आपको ब्लू ग्रीन कलर दिखाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का फ्लेम आपको दिखाएगा। कॉपर आपको कैसा फ्लेम दिखाएगा सर, तो आप पाएंगे कि अगर आप यही टेस्ट कॉपर के साथ करो, अगर आप यही टेस्ट कॉपर के साथ करो तो कॉपर आपको ब्लू ग्रीन कलर का फ्लेम दिखाएगा। मैंगनीज के साथ भी आप कर सकते हो, मैंगनीज Mn, मैंगनीज के साथ अगर ये टेस्ट करते हो, अगर आप ये टेस्ट मैंगनीज के साथ करते हो तो इट विल शो यू ग्रीन फ्लेम, और अगर ये टेस्ट आप लेड के साथ करते हो तो इट विल शो यू ब्लू फ्लेम। ये कुछ फ्लेम्स हैं, ये कुछ फ्लेम्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। हम तो एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं सर, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अरे यार जब फ्लेम टेस्ट कर ही रहे हैं तो बाकी सारी चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट सिंपली क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा। आपको हर सर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होता है तो वो फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे आता है तो फोटोन एमिट करके आता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। ये सारी बातें आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस की होंगी, बस उसी का एप्लीकेशन है सर ये, उसी का एप्लीकेशन है सर ये। आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में सर, आगे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो अब और डिस्कस करेंगे वो है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड्स। वो क्या है सर, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो आप बोलोगे सर, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो आप बोलोगे सर हमें ऑलरेडी बता दिया गया है, हमें ऑलरेडी बता दिया है पुनीत सर ने, तो बस इट इज अ रिवीजन। समझ लो कि ये ऐसा टॉपिक है कि आप 2 बार रिवाइज कर रहे हो तो आपके लिए कोई बुराई नहीं है सर, कोई बुराई नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी का अगर मैं डिस्कशन करूं, मेरे हिसाब से ये थर्मल स्टेबिलिटी अगर अपन पॉइंट वाइज चल रहे हैं तो हाँ ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी का अगर हम बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कंपाउंड्स में, तो थर्मल स्टेबिलिटी को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी जिसको मैं आगे टीएस लिखूंगा। थर्मल स्टेबिलिटी का सीधा मतलब क्या होता है समझना, थर्मल स्टेबिलिटी का सीधा मतलब क्या होता है ये समझना। जैसे मान लो ये एक मेटल है, ये एक मेटल ब्लॉक है और ये एक वैक्स है। कॉन्सेप्ट समझना थर्मल स्टेबिलिटी का बेसिकली होता क्या है। ये एक मेटल बॉक्स है, ये वैक्स, वैक्स का मतलब मोम। इन दोनों को गर्म किया हमने, इन दोनों को हमने क्या किया सर, इन दोनों को हमने फायर पे रखा। अब फायर पे रखने से क्या होगा सर, मेटल को शायद कुछ ना हो, टेम्परेचर बढ़ जाए फिर वापस कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो हो सकता है, बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो हो सकता है हमें क्या देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिले। कहां पे, तो याद रखना वेवलेंथ के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन सब चीजों में आपने ये बातें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ी होंगी कि ये बहुत सारे कलर्स डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एमिट करेगा। खैर वापस आते हैं, इसको गर्म किया, इसको गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा सर, इट विल मेल्ट डाउन, बहुत जल्दी मेल्ट डाउन हो जाएगा। हो सकता है रिएक्ट भी कर जाए, आग भी लग जाए इसमें। तो अगर इन दोनों चीजों को मैं आपके सामने रखूं और मैं आपसे ये पूछूं कि भैया थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, तो आप बोलोगे सर देखो मेटल की थर्मल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी कि मेटल जल्दी से रिएक्ट नहीं करता टेम्परेचर पे, पर वैक्स बहुत जल्दी रिएक्ट करता है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल सही बात है। उसी हिसाब से अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें, अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें, तो आयनिक कंपाउंड में अगर आपको कभी थर्मल स्टेबिलिटी जज करनी है तो आपको बताया गया होगा। नॉर्मली अपन कैसे पढ़ते हैं, इसको दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। इसको दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा दो टाइप सर? एक तो होगा, देखो सभी आयनिक कंपाउंड होंगे। आयनिक कंपाउंड होगा तो कटायन होगा और एनायन होगा। आयनिक कंपाउंड होगा तो कटायन होगा और अनायन होगा। इसको मिटा दूं, ये तो समझने वाली बात थी। और अगर कटायन और अनायन होगा, और अगर कटायन और अनायन होगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे किस तरीके से सर? अनायन के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ अनायन वी कैन डायरेक्टली राइट थर्मल स्टेबिलिटीज। अनायन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो दो टाइप के अनायन होते हैं। एक होता है मोनो एटॉमिक अनायन, एक होता है मोनो एटॉमिक अनायन, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है सर? दूसरा जो होता है वो होता है पॉलीएटॉमिक अनायन। दूसरा जो होता है वो होता है पॉलीएटॉमिक अनायन। पॉलीएटॉमिक का मतलब ये नहीं है कि दो टाइप के, अब देखो यहां पे दो बातें। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है? मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है? ऐसा अनायन जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, नहीं, जिसमें केवल एक एटम हो। समझिएगा ध्यान से। मोनोएटॉमिक का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ओनली वन एलिमेंट लिखना सही होगा, ओनली वन एलिमेंट लिखना सही होगा, ओनली वन, केवल एक एलिमेंट लिखना सही होगा, या वन एटम लिखना सही होगा? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना जरूर। आप क्या सोचते हो? जैसे मान लो मैं कोई सवाल पूछूं, है ना, हो सकता है मैं तो कमेंट अगले दिन पढ़ूंगा सर, रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं कमेंट एक दिन बाद पढ़ूंगा, लेकिन आपको तो देखना है सर, आप कमेंट जरूर लिखना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप क्या समझते हो, क्या सीख रहे हो। तो आई कैन गिव माई इनपुट्स इन दैट वे, है ना, दैट विल बी अ हेल्पफुल वे। तो ओनली वन एलिमेंट या ओनली वन एटम, आप क्या समझते हो? इसको ए बोला मैंने, इसको बी बोला, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ए या बी। आप सभी अपने कमेंट डाल देना सर, ए बी। जब जब भी देखो लेक्चर, यार तुम आज देख रहे हो आज देख लो, तुम आज से 15 साल बाद देख रहे हो तो भी कमेंट कर देना, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं सर, ए और बी, ओनली वन एलिमेंट ए, एक एटम बी। तो मोनो एटॉमिक का मतलब यहां पे जो हम समझेंगे कि केवल एक एटम होना चाहिए। सही चीज अपने लिए क्या है? केवल एक एटम वाला आयन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोलोगे O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, X माइनस का मतलब हेलाइड आयन। इसमें कौन कौन आ जाएगा? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है? ये सारी चीजें आ जाएगी। तो ये हो गया, ये सारी बातें हो गई। ऐसे टाइप के आयन और लेना चाहते हो तो फॉस्फाइड आयन ले लो, P3 नेगेटिव, और लेना चाहते हो सल्फाइड आयन ले लो, एटसेट्रा। इनके लिए बस आप इतना याद रखना, इनके लिए बस आप एक बात याद रखना कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है, थर्मल स्टेबिलिटी इन सभी आयंस के लिए अगर हम बात करें, और आयन क्या, आयन सेम करेंगे। ऐसा नहीं एक का क्लोराइड, दूसरे का फ्लोराइड, तीसरे का ब्रोमाइड, ऐसे नहीं करेंगे सर। कैटायन बदलेगा, अनायन सेम रहेगा। इसी तरीके से आप थर्मल स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऐसे बदल बदल के करोगे तो मतलब ये कोई सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि फिर पूरा प्रैक्टिकल डेटा हो जाएगा। तो इनके केस में आपको क्या देखने को मिलता है? मोनो एटॉमिक अनायंस की अगर हम बात करें, भैया किसकी बात करें? मोनो एटॉमिक अनायन की अगर हम बात करें, तो मोनो एटॉमिक अनायन के केस में याद रखिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एंथैल्पी के। और चूंकि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली लैटिस एंथैल्पी के प्रोपोर्शनल होती है, तो जैसे 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 हम नीचे जाते जाएंगे, हम नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? सर, वैसे वैसे आप बोलोगे कि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करती है। लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस, नीचे का मतलब डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और क्योंकि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करे डाउन द ग्रुप, तो आप बोलोगे थर्मल स्टेबिलिटी विल आल्सो डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी सर डाउन द ग्रुप। एग्जाम्पल पे आएंगे सर, अभी 15 मिनट में एग्जाम्पल पे आएंगे। 15 मिनट में बहुत ज्यादा बोल दिया, इसकी चर्चा करते हैं सर। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो इसके दो टाइप के एग्जाम्पल होंगे। कैसे कैसे? एक तो मल्टीपल एटम वाले आयन, और दूसरा सिंगल एलिमेंट के भी आयन होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले मैं सिंगल एलिमेंट वाले आयंस का एग्जाम्पल देता हूं, जिसको आप इन दोनों में कंफ्यूज करोगे। जैसे O2 नेगेटिव, दिस इज अ कौन सा आयन है? परऑक्साइड आयन, रेडॉक्स में पड़ा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं O2 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड आयन। उसके बाद अगर हम बात करें तो N3 नेगेटिव, अजाइड आयन। ये सभी एक ही एटम से बने हैं सर, ये सभी के सभी एक ही एटम से बने हैं सर, सभी एक एटम से बने हैं,
लेकिन एक टाइप के एटम से बने हैं, लेकिन इसमें देखो एक से अधिक एटम है, मल्टीपल एटम्स है ना। एक टाइप का एटम एक ही है, देखो उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है सर। लेकिन सर नंबर ऑफ एटम मोर देन वन है। अगर नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं यहां पे, मोनोएटॉमिक का मतलब एक एटम होना चाहिए, चाहे किसी का भी हो। यहां पे एक से अधिक एटम होना चाहिए, सेम हो अलग हो टाइप क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा हो गया। या दूसरे टाइप का एग्जांपल्स आप ले लो जिसमें कई सारे NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, है ना, HSO4 माइनस, ठीक है, फिर CO3 2 माइनस, इनका एग्जांपल ले लो। इन सभी आयंस को, इन सभी अनायंस के साथ, इन सभी अनायंस के साथ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, इन सभी अनायंस के साथ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है कि इन सभी अनायन के साथ थर्मल स्टेबिलिटी के साथ, है ना, या इन सभी अनायन के साथ हम ये कहते हैं कि पोलराइजेशन इफेक्टिव हो जाता है। तो आप ये कहते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PP, पोलराइजिंग पावर, या पोलराइजेशन लिख लो। और एट द एंड ऑफ द डे आपको यह भी याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि इसके केस में, इन सभी पॉलीएटॉमिक अनायन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी जो है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। खत्म, खेल ही खत्म है सर, खेल ही खत्म है सर। आप बोलोगे सर पोलराइजेशन क्या है ये बता दो, तो मेरे हिसाब से आपको पुनीत सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, पुनीत सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है पोलराइजेशन क्या है। खैर अगर आपको फिर भी लगता है कि सर पोलराइजेशन मेरे को समझने का मन है, एक बारी बता दो, आप अपने तरीके से भी समझा दो क्या है। देखो मेरा तरीका सिंपल है, पोलराइजेशन इज नथिंग, कोडा फैक्ट्री वाला पोलराइजेशन नहीं सर, फजहान रूल कोडा फैक्ट्री वाला नहीं। पोलराइजेशन एक बहुत ही फिजिकल, मतलब फिजिक्स का फेनोमेना है, फिजिक्स का फेनोमेना है सर। फिजिक्स के हिसाब से आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और दूसरा पोलराइजेशन को मैं तो ऐसे डिफाइन करता हूं, मेरा कहना सिंपल है कि देखो भैया आयनिक कंपाउंड में अगर ह्यूमन नेचर आ गया तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं, बस खत्म। आयनिक कंपाउंड में ह्यूमन नेचर का आना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। खैर बाकी तुम जानते हो इसके बारे में अच्छे तरीके से। हम कुछ सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन। कंपेयर TS ऑफ ऑप्शंस 1 Li3n, Na3n, K3n एटसेट्रा, यहां तक। दूसरे की बात करते हैं, है ना, दूसरे की हम बात करते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपका कार्बोनेट्स ले लेते हैं ग्रुप 2 का। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। बताइए इन दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना, जैसे मैं सारे आयंस नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लोगे ना इसमें, जैसे मान लो हाइड्रोक्साइड भी जुड़ गया, OH माइनस भी जुड़ गया, बहुत सारे आयंस जुड़ जाएंगे सर, जो भी पॉलीएटॉमिक है सब इसमें जुड़ जाएगा। तो सारे आयंस तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, ये भी आपको पहले बता देता हूं। इतना क्यों लिखना, कॉन्सेप्ट समझना है सर। इसकी बात करें तो आप यहां पे देखोगे, अच्छा सर इसकी बात करें तो यहां पे ये क्या है, एक नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव, तभी तो ऐसा बना। एक नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव, तभी तो ऐसा बना। एक नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव, तभी तो ऐसा बना। इसका मतलब ये कैसा आयन है सर, ये एक मोनोएटॉमिक अनायन है। और मोनोएटॉमिक अनायन के केस में नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है सर। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। वहीं अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसके केस में ये अनायन जो है वो कार्बोनेट है। कार्बोनेट का मतलब CO3 2 माइनस, और CO3 2 माइनस का मतलब कि सर डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये। एक सवाल पूछूं जो ये एडवांस में आया हुआ, एक सवाल पूछूं, क्वेश्चन। इफ MgCO3 and CaCO3 are heated under same temperature, then सेम टेम्परेचर के अंदर में इन दोनों को हीट किया तो आपको यह बताना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन अच्छा सेम टेम्परेचर अंडर, नहीं देन नहीं, पहले अंडर लिखो यहां पे। सेम टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, एक क्लोज्ड कंटेनर में इनको हीट किया, कंटेनर, ठीक है। देन
more then more amount of CO2 will be observed in container having किसको सर, MgCO3 और CaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए इन दोनों में से कौन सा होगा सर, MgCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप बोलोगे देखो सर ये सवाल सिंपल जो है, वैसे सवाल जो है ना इतना ही नहीं था, सवाल इसके आगे भी था। सवाल था केमिकल इक्विलिब्रियम को लिंक करके कि किसकी Kp की वैल्यू ज्यादा होगी, पर क्योंकि अभी आपने केमिकल इक्विलिब्रियम इस बैच में नहीं पढ़ा है तो मैं ये सवाल नहीं दे रहा हूं। खैर गौरतलब अगर हम आए सवाल पे, तो सवाल में मैं ये देखूंगा अगर सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन है, सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो थर्मली स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। इसकी ज्यादा होने के कारण मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी ये कम टूटेगा और ये ज्यादा टूटेगा। तो अगर हम बात करें CO2 की तो CO2 ज्यादा इसमें मिलेगा सर, CO2 ज्यादा इसमें मिलेगा सर। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप सभी को बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? हाँ या ना। या फिर अगर मैं बोलूं इन दोनों का थर्मल डिकम्पोजिशन कराना तो किसके लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो आप बोलोगे ई वाला ज्यादा थर्मल स्टेबल है, ई वाला कम थर्मल स्टेबल है। इसके टेम्परेचर T2 मान लूं, इसका टेम्परेचर T1 मान लूं, तो T1 T2 में कौन बड़ा होगा, आप बोलोगे T2 ज्यादा चाहिए होगा सर। जिस टेम्परेचर में मैग्नीशियम कार्बोनेट टूट जाएगा उससे ज्यादा टेम्परेचर में कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना होगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर में कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा सर। खैर ये सब बात आपको समझ आई होगी। हम आगे आते हैं, मैं आगे आता हूं, चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे मैं बात करूंगा 5 मिनट सॉल्युबिलिटी की और फिर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की और फिर अल्कली मेटल की कहानी शुरू करेंगे सर। फिर अल्कली, मैंने आपको बहुत सारी बातें पहले इसलिए बता दी कि ये कॉमन प्रॉपर्टीज है सर, इनसे ज्यादा सवाल आएंगे सर, इनसे ज्यादा सवाल आएंगे। और जब आपने इस कॉन्सेप्ट्स को कर लिया ना तो फिर चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, फिर चैप्टर में कोई ज्यादा भारी बात बचती नहीं है। वो सभी वैसी चीजें बचेंगी जो आपको ऑलरेडी पता होती हैं, सभी ऐसी चीजें बचेंगी जो आपको ऑलरेडी पता होती हैं। कॉपी कर लीजिए इसको, एक बारी मैं साइड हो जाता हूं। हाँ भाई कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे किसकी, ये बात किसकी थी, ये बात थी थर्मल स्टेबिलिटी की। फिर थोड़ी सी चर्चा सॉल्युबिलिटी कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा, ज्यादा तो नहीं करेंगे, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा होगा। थोड़ी सी चर्चा सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में मैं आपको बस एक ट्रिक देके छोड़ देता हूं, मैं बाकी कहानी तो नहीं कहूंगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक बहुत पेचीदा टॉपिक है, बहुत पेचीदा, बहुत सारे एक्सेप्शन है सर, भरे पड़े हैं बहुत सारे। तो तुम याद करने जाओगे तो तुम पागल हो जाओगे, है ना। तो इतने दिन के एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा, एक ट्रिक तुम्हें छोटी सी बता दे रहा हूं, इस ट्रिक को यूज करोगे तो जेई मेंस जेई एडवांस में आने वाले 99% सवाल हो जाएंगे। अगर 1% जेई चाह ही ले कि तुमसे सवाल नहीं करवाना है तो फिर न तुम कुछ कर सकते हो न मैं कुछ कर सकता हूं, पर 99.9% गारंटी यह है कि यह सवाल आप कर लोगे। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उस ट्रिक को अपने जहन में रखना। एक ट्रिक मैं आपको छोटी सी बता रहा हूं, इस ट्रिक को अपने जहन में रखना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। सबसे पहला पॉइंट आप जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इन जनरल ये बात क्या है सर, इन जनरल मतलब नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या लिखा मैंने, इन जनरल सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड, solubility of S block compound decreases down the group. Compound decreases down the group. Solubility of S block compound क्या होना चाहिए सर इन जनरल, decreases down the group. Decreases down the group. नीचे जाएंगे घटती जाएगी सर, ये इन जनरल प्रॉपर्टी, और ये इन जनरल बहुत ही ज्यादा इन जनरल है। ये इन जनरल बहुत ही ज्यादा इन जनरल है, ये इन जनरल बहुत ज्यादा इन जनरल है सर, है ना। देखते हैं कैसे। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ एक्सेप्शनल चीजें, उसको ध्यान में रखिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं ग्रुप, यहां पे मैंने लिखा ग्रुप और यहां पे मैंने लिखा अनायंस।
यहां पे मैंने लिखा अनायंस, इस तरफ अनायंस, इस तरफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की बात करते हैं तो पहला है ग्रुप 1। ग्रुप 1 को आप रोमन लेटर में ग्रुप 1A भी कहते हो, क्योंकि 1A नाम किसने दिया था? मेंडलीव चाचा ने दिया था, तो मेंडलीव चाचा को भी रेस्पेक्ट देते हुए 1A भी बोला जाता है। पर अब IUPAC बोलता है देखो यार ABCD में कहां फंस रहे हो, सीधा 1 से लेकर 18 तक नाम दो, सॉर्ट आउट करो चीजों को, तुम कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। पर ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी। कुछ टेस्ट सीरीज आप मान लो किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे, वहां पूछ देगा, तो आपको पता होनी चाहिए बातें, है ना। जेई में भी उठा के दे देगा यार, इतने सारे सवाल बना रहे हैं यार, कितना 4-4 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, 4-4 बार पेपर हो रहे हैं, हर बार 6 पेपर हो रहा है, हर बार 6 मतलब 6 दिन पेपर, 6 शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में 2-2, तो 4 6 2 मल्टीप्लाई करो कितने पेपर हो गए, और हर पेपर में सवाल मल्टीप्लाई करो, तुम्हें पता चलेगा कितने ही हो जा रहे हैं, कितने ही सवाल हो जा रहे हैं सर। तो ग्रुप 1A यहां पे लिखा, यहां पे लिखा ग्रुप 2, या फिर इसको ग्रुप 2A भी कहते हैं, इसको ग्रुप 2A भी कहते हैं, है ना। अनायन कौन कौन सा है सर यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अब हम बात किसकी करेंगे सर यहाँ पे, हम बात यहाँ पे करेंगे अनायंस की। तो अनायंस में लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसके लिए अनायंस की बात करें तो F माइनस, O2 माइनस, OH माइनस, है ना, फिर CO3 2 माइनस, फिर SO4 2 माइनस, फिर SO3 2 माइनस। ये सभी अनायन ऐसे हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक रह रहा है ना बाइकार्बोनेट। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि 6 नहीं 7 थे टोटल, एक बाइकार्बोनेट रह रहा है, HCO3 माइनस, SO4 2 माइनस। आप HCO3 माइनस बाद में लिख लेना, कोई इशू नहीं है, SO3 2 माइनस। ये अनायन हो गए किसके, ग्रुप 1 के। फिर ग्रुप 2 के लिए कौन कौन से अनायन हैं जिसको आप पे ध्यान रखना है। ग्रुप 2 के लिए कौन कौन से अनायन है, तो ग्रुप 2 के लिए F माइनस है, ग्रुप 2 के लिए O2 माइनस है। पहला दोनों अनायन तो कॉमन, तीसरा अनायन भी कॉमन। और इसकी बात करें तो यहां पे ये हो जाता है C2O4 2 माइनस, दैट इज ऑक्सलेट। इस आयन का नाम क्या है भाई लोग, इसका नाम है ऑक्सलेट। इन आयंस के साथ जो भी आप कंपाउंड बनाओगे उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या बोला मैंने, तो देखो मैंने बहुत सारे एक्सेप्शन लिख दिया ना, मैंने बहुत सारे एक्सेप्शन लिख दिया ना। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इन सभी की सॉल्युबिलिटी, इन सभी की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इन सभी की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। इन बाकी इन जनरल तो डिक्रीज करती है, पर इन सॉल्ट्स के साथ, मतलब अल्कली मेटल का फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल का फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सलेट हो, सॉल्युबिलिटी नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी सर। ये बड़ी मजेदार बात है। अब एक सवाल दे दूं क्या, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बार है ना एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था सरकार। सरकार मूवी में अमिताभ बच्चन जी जो थे वो मैथ्स के प्रोफेसर थे। सरकार ही थी या कौन सी मूवी थी, देखो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, सरकार या आरक्षण ऐसे कोई एक मूवी बनाई थी, उसमें मैथ्स का प्रोफेसर थे और वहां पे एक सम करा रहे थे, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। उस साल जेईई एडवांस ने वही सवाल उठा के डाल दिया, एग्जैक्ट सवाल डाल दिया यार। जो पेपर बना रहा था उसने मूवी देखी होगी, उसको लगा चलो ऐसा कुछ बवाल करते हैं, सवाल उठा के एग्जैक्ट सवाल डाल दिया। पर मूवी में कौन ध्यान देता यार। उसी तरीके से अभी इस बार आपने देखा है कि सीरीज आई कोटा फैक्ट्री सीरीज आने के बाद से जो टीचर्स इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं उनका जीना मुश्किल हो गया है। बच्चे सोचते हैं, मतलब होता है ना, जीतू भैया ने बोल दिया रे इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा क्या, तो भी हो जाएगा, 40% ही तो लाना पड़ता है। मूवी में अच्छी लगती है बातें, एग्जैक्टली नहीं होता है सर ऐसा। आप किसी भी टॉपर से उठा के बात कर लो, वो बोलेगा ठीक है मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, पर उसके केमिस्ट्री में 100-120 में से 85 नंबर आए होंगे। आप किसी भी टॉपर से बात कर लो, ऐसा ही बोलेगा कि केमिस्ट्री में ठीक है, वो ऐसा कहेगा कि 120 में से मेरे मैथ्स में आ गए 110, फिजिक्स में आ गए 105 और केमिस्ट्री में आए 100। अबे तो उसको कम थोड़ी बोलते हैं, पढ़ाई तो उसने भी की है। कोई एवरेज बच्चे से जाके पूछो, जिसका एडवांस हुआ जिसके 4000 रैंक है, 5000 रैंक है, ऐसा रैंक है, उससे जाके पूछो, वो आपको बोलेगा मेरे केमिस्ट्री में आए हैं 70 नंबर, मैथ्स में आए हैं 25 नंबर, फिजिक्स में आए हैं 35 नंबर, या उल्टा हो सकता है, दोनों में 35 हो सकते हैं, पर केमिस्ट्री में ही ज्यादा होंगे। वो ऐसा ही कहेगा, रैंक मिली तो केमिस्ट्री की वजह से, तो केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा सर, दूर नहीं भागिए इससे। अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर तुम नॉर्मल बीच में भीड़ में फंस के रहना चाहते हो
तो भीड़ का तो कोई इलाज ही नहीं है सर, भीड़ का तो कोई इलाज नहीं है सर, भीड़ वालों के लिए तो फिर क्या ही कहें, सुभान अल्लाह। तो उसमें एक सवाल था, डीपीपी डिस्कस कर रहे थे सर, और डीपीपी डिस्कस करने में एक सवाल पूछा गया, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सवाल क्या था सर? सवाल था बेरिलियम फ्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम फ्लोराइड, फिर कैल्शियम फ्लोराइड, फिर स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, और फिर बेरियम फ्लोराइड, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, इनका ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अच्छा, ये जो सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, पानी में ही कर रहे हैं, याद रखिएगा सर। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा सर इनके फ्लोराइड्स का, बताइए। तो आप बोलोगे सर 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 रुकिए रुकिए रुकिए, नॉर्मली तो क्या होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी घटत है, डिक्रीज करती है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है यार, वाह 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 वाह। फिर आप बोलोगे नहीं 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 सर, लेकिन यहां तो फ्लोराइड आयन है ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, आप ही ने तो लिखाया। अच्छा, ये जो मैंने लिखाया, मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि सर ये दिखने में तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, पर है तो जनरलाइज टर्म का एक्सेप्शन। ये जनरल बात ये है, ये एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन भी भीड़ भाड़ में है, खूब एक्सेप्शन है, खूब एक्सेप्शन है, लेकिन है तो एक्सेप्शन ही ना सर। तो आगे बात करते हैं फिर। तो ये है भैया सॉल्युबिलिटी, ये है भैया सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। आप बोलोगे यस सर, ये बात समझ में आ रही है। तो ऑर्डर जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा BeF2 से ज्यादा MgF2, MgF2 से ज्यादा CaF2, CaF2 से ज्यादा SrF2, और SrF2 से ज्यादा BaF2। ये बोल के आप इतना खुश हो गए, आपको लगेगा कि यार सॉल्युबिलिटी चमक गई। मैं बोलूंगा ये नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, ये एक्सेप्शन ट्रेंड है, मानते हो? आप बोलोगे हाँ सर, ये आपने लिखा है कि ये सब एक्सेप्शनल होते हैं, इनमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। फिर मैं बोलूंगा देख भैया, यहां भी एक पेच है, ये जो बेरिलियम क्लोराइड है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अबे सॉल्युबिलिटी क्या है सर, पता कर लेंगे। 100 ml पानी लेंगे, सबको घोल घोल के देख लेंगे, जो ज्यादा घुल रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। और पता करने के लिए कोई रॉकेट साइंस भी नहीं लगाना है। 100 ml पानी लोगे, उसका वेट अगर मान लो ग्लास जिसमें रखे हो, जिसमें जिस कंटेनर में रखे हो, उसके साथ उसका वेट कितना होगा? मान लेते 100 ml पानी का 100 ग्राम, और जो कंटेनर है उसका 50 ग्राम, 150 ग्राम। तुमने उसमें क्या किया? तुमने उसमें बेरिलियम फ्लोराइड डाल दिया 5 ग्राम, मिलाया 5 ग्राम घुल गया, और मिलाया घुल गया, टोटल वेट का डिफरेंस पता लग जाएगा। तो तुम्हें वेट पता लग गया, ये कितना घुला, 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 और ऐसे प्रैक्टिकली निकाली जाती हैं ये चीजें। अब एक्चुअल में ये यहां होता ही नहीं है सर, ये यहां होता ही नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इसको सर ने वहां पे बोला कि ये क्या है सर? एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। याद करो, अगर ऐसे सब तुम्हें याद हो, वहां पे कहीं पे जिक्र हुआ हो, तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा सर, दिस इज एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। अब ये बात तो ठीक है, अब तुम मुझसे पूछोगे कि सर इतनी सॉल्युबिलिटी हम याद करेंगे, पागल हो जाएंगे सर, कुछ जुगाड़ बता दो। तो देखो, जुगाड़ तो यही है, जुगाड़ तो ये पीछे वाली बात है, इससे बढ़िया जुगाड़ तुम्हें नहीं मिलेगा सर, इससे बढ़िया जुगाड़ तुम्हें नहीं मिलेगा। या तो तुम सारी सॉल्युबिलिटी रट लो, और अगर तुम बोलोगे जुगाड़ बता दो, तो मैं अपने दिल पे हाथ रख के एक सवाल लिखता हूं, उस सवाल को कभी भी जेईई मेंस का पेपर देने जाना, कभी भी कोई से भी शिफ्ट में देने जाना, उसको देख के जाना, बस उस सवाल को देख करके ही जाना सर, उस ऑर्डर को देख के ही जाना। टैटू बना लेना हाथ पे, बाद में मिटा लेना, पता चला अंदर हो गए, बोला आप जेईई मेंस ही नहीं देने देंगे तुमको। और तुम लोग तो 11th में हो, मतलब नॉर्मली तो मैं ये मान के चल रहा हूं 11th वाले देखेंगे, अभी जेईई मेंस का पेपर होगा ना, जो मैं अभी सवाल लिख रहा हूं उसको लिख लो, और देखना जेईई मेंस में कितनी बार पूछा गया है, देखना जेईई मेंस में कितनी बार ये सवाल आएगा। वो सवाल क्या है सर? देखिए, सवाल ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ किसका सर? बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट। अगर मैं बोलूं कि सॉल्युबिलिटी में जेईई को कुछ बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो 2 एनायन है सर, एक तो सल्फेट और दूसरा ऑक्सलेट। सल्फेट दी मोस्ट फेवरेट है सर, तभी तो मैं बोल रहा हूं, मैं तो गारंटी देके बोल रहा हूं। पेपर होंगे ना इस बार जेईई मेंस के, बहुत सारे पेपर होंगे, अरे एकदम आएगा सर,
किसके शिफ्ट में आएगा ये मुझे नहीं पता, पर आएगा, आएगा सर, गारंटीड आएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो आप पाओगे इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सर सल्फेट आयन एक्सेप्शन तो होता है पर वो ग्रुप 1 का होता है, सर ऑक्सलेट आयन एक्सेप्शन तो होता है पर ये ग्रुप 2 का होता है। तो ऑक्सलेट ग्रुप 1 का पूछ दे, सल्फेट ग्रुप 2 का पूछ दे, तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो आप बोलोगे इसका ट्रेंड ये जेई का दी फेवरेट सवाल। पता नहीं कितनी बार आया है, पता नहीं कितनी बार आ जाएगा, पता नहीं कितनी बार आया है, पता नहीं कितनी बार आ जाएगा। बोलो चमका या नहीं चमका, बोलो बोलो बोलो। ठीक है सर, ये सारी बात आपको समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोल, यस नो सर। चलिए इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्या सर? अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अल्कली मेटल। अभी तक हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। वैसे जनरल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, है ना? ये सभी अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, पर उसको थोड़ा सब्र के बाद अगले लेक्चर में। आज आप लिखिए अब अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए, अल्कली मेटल्स। अब हम केवल एक्सक्लूसिवली अल्कली मेटल्स की बात करेंगे, अल्कली मेटल्स की चर्चा करेंगे सर। और अल्कली मेटल में इतना कुछ पढ़ेंगे कि जितनी चीज कॉपी पे लिख दी उससे बाहर सवाल कहीं से आ ही नहीं सकता सर। और फिर मैं कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से पढ़ो, पुनीत सर से पढ़ो, किससे पढ़ो, कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन जब तक देख देख के पढ़ोगे, तब तक अगर भगवान भी आ जाए ना तो भी तुम्हारी इनऑर्गेनिक अच्छी नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक गधों की तरह मेहनत करो। गधे हो ही और मेहनत करो यार। जीवन में यही तो टाइम है मेहनत करने का। 60 साल के होगे तब मेहनत करोगे क्या? तो मेहनत करो सर, खूब मेहनत करो, लिखो, रगड़ो। नोट्स है, नोट्स को लिखो अपनी कॉपी में। अरे डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में लिखो, तुम खुद मत पढ़ पाओ लेकिन बोल बोल के लिखो। घर वाले मार के भगा देंगे, छत पे चले जाओ। गर्मी, ठंडी का ही तो मौसम है, थोड़ी बहुत गर्मी आनी शुरू हो गई है, शाम में चले जाओ छत पे। और छत पे जाके इधर उधर मत देखो, पतंग मत उड़ाओ, दूसरों की छत पे मत देखो क्या चल रहा है। अपने छत पे बैठो, चटाई बिछाओ, मस्त पढ़ो, लिखो, बोलो, लिखो। एकदम जबरदस्त हो जाएगी तुम्हारी इनऑर्गेनिक, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है सर। मैं खुद भी इनऑर्गेनिक ऐसे ही सीखा, पढ़ा के इतने सारे बैचेस में पढ़ाया कि सीख गया। और बच्चों के नंबर भी आ रहे हैं इससे। अभी रिसेंटली एक बच्चा AIR 31 लेके आया, सेम टेक्निक फॉलो किया सर, सेम टेक्निक। इनऑर्गेनिक पढ़ाई, उसको बोला यही कर तू। हाँ, बच्चा बहुत अच्छा, ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, बहुत जॉली, बट उसने टेक्निक यही फॉलो की सर। इनऑर्गेनिक उसको कठिन लगती है यार, मुझे भी कठिन लगती है, आपको भी कठिन लगती है, सबको कठिन लगेगी, पर टेक्निक सही होनी चाहिए सर। अगर सही टेक्निक से खेलोगे तो शोएब अख्तर की भी बॉल पे लोग छक्के और चौके मारते थे ना, सुनील नारायण को भी खूब पिटा है। अजंता विंडीज बीच में आया था, एक इंडियन टीम सीरीज खेलने गई श्रीलंका, अजंता विंडीज एक एक मैच में 7-7, 8-8, 10-10 विकेट ले रहा है। सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली उस टाइम पे सब खेल रहे थे, सबको आउट, सहवाग सब आउट एक साथ। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अगली बार फिर गए, बोला नहीं अब तो मेंडिस को खेलना है। अगली बार फिर जांच पड़ताल के टेक्निक सुधार के गए, और टेक्निक सुधार के गए सर तो गर्दा उड़ा दिया। तुम्हारे साथ फायदा यह है कि ये बातें तुम्हें ड्रॉपर में नहीं पता चल रही है। अगर यही 1 साल ड्रॉप करके तुम्हें ये बात पता चलती तो तुम्हारे साथ दुविधा वाली बात थी, तुम्हें पहले पता चल रहा है तो इसको यूटिलाइज करो। आइए देखते हैं, हम बात करेंगे अल्कली मेटल्स की। हम बात किसकी करेंगे सर? अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला पॉइंट, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। आप बोलोगे सर ये बात तो 6 बार बोल दी, मैंने बोला 12 बार और बोलूंगा, 12 बार और बोलूंगा। दूसरी बात, ड्यू टू हाई
हाई रिएक्टिविटी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। और इनकी हाई रिएक्टिविटी क्यों होती है, इसका कारण क्या है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे तुम देखते हो, ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत जल्दी सनक जाते हैं, सन की कहते हैं, थोड़ा सा चिंगारी मार दी सनक जाएंगे तुरंत। तो बस वैसा ही सीन इनके साथ भी है। तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कारण हाईली रिएक्टिव होते हैं, एंड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब है ये अपने कंपाउंड्स के रूप में ही आपको नेचर में मिलेंगे। कभी भी आपको सोडियम नेचर में अकेला नहीं मिलेगा। सोडियम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करके लाओ, वो किसी ना किसी सॉल्ट के फॉर्म में ही मिलेगा सर। अकेला सोडियम मिल ही नहीं सकता। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे आए तो हम ये बात करेंगे कि ये सारे के सारे मेटल जो है ना, these metals due to weak metallic forces, metallic forces कैसे होते हैं, वीक होते हैं इनमें। these metals due to weak metallic forces are very सॉफ्ट। इनमें मेटालिक फोर्स इतना कमजोर होता है कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखो, मेटालिक फोर्स डिपेंड करता है कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटालिक फोर्सेस उतना अच्छा। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होने के कारण आपने सुना होगा दे कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। मतलब पनीर के टुकड़े की तरह होते हैं सर, पनीर के टुकड़े की तरह होते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं सर, चौथे पॉइंट पे आते हैं सर। चौथे पॉइंट की बात करें तो इनके स्टोरेज की चर्चा करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम यह है इनके साथ कि ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं, ये सभी के सभी एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो इनका प्योर फॉर्म अगर तुम लेके आओगे तो हवा में नहीं रख सकते। हवा में रखोगे तो आग लग जाएगा। कभी ऐसा मत करना, मान लो केमिस्ट्री लैब में गए, सर ने तुम्हें बोला आओ देखो सोडियम दिखाते हैं। सर ने केरोसिन से सोडियम निकाला, थोड़ा सा पीस कट किया, उसको फेंका, बाहर आग लग गई। तुमने सोचा वाह यार मम्मी को दिखाएंगे, सोडियम का एक टुकड़ा काट के जेब में रख लिया। उसके बाद क्या होगा तुम जानते हो, थोड़ी देर के बाद तुम जानते हो सर। तो ऐसी गलती ना करें। ऐसा नहीं सोडियम वोडियम दिख रहा है, थोड़ा सा रख लेते हैं यार जेब में, घर में दिखाएंगे सबको, ऐसे फेंकेंगे ऊपर आग लग जाएगा, है ना। हवा में फेंकेंगे ऐसे आग लग जाएगा। तो ऐसे ना करें। स्टोरेज की बात करें तो इनको हम कहां पे स्टोर करते हैं, दे आर स्टोर्ड इन कहां पे स्टोर करेंगे सर इनको, तो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। हम इनको कहां पे स्टोर करते हैं सर, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं ना, केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं सर। केरोसिन के अंदर स्टोर करने का बेसिकली दो कारण है। सबसे पहले तो इनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है तो पानी के ऊपर ऐसे रख नहीं सकते, पानी से रिएक्ट करते हैं, तो केरोसिन ऑयल के अंदर रख देते हैं कि एयर से कांटेक्ट ना हो। और दूसरी बात, केरोसिन में डूब भी जाते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं, लेकिन इसमें एक मजेदार बात है, लिथियम को हम केवल केरोसिन में स्टोर नहीं करते। लिथियम को कैसे स्टोर करते हैं सर, तो ये मान लो लिथियम मेटल है, ये मान लो लिथियम मेटल बना देते हैं मस्त सा। लिथियम मेटल आज बढ़िया एकदम बना देते हैं। ये है लिथियम मेटल, है ना। इसको फिल कर दिया किससे, व्हाइट कलर से, तो ये बन गया आपका लिथियम मेटल। ये क्या बन गया सर, ये बन गया आपका लिथियम मेटल। लिथियम मेटल को हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, कोटिंग करते हैं पैराफिन वैक्स की। किसकी कोटिंग करते हैं सर, लिथियम मेटल पे हम कोटिंग करते हैं किसकी, पैराफिन वैक्स की। ये क्या है सर, दिस इज पैराफिन वैक्स। साइंटिफिक रीजन है सर, रटने का तरीका नहीं समझाऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। और फिर इसको हम कहां पे रखते हैं, मतलब ये ऊपर से ढक्कन बंद होगा, ऐसा नहीं कि ढक्कन बंद नहीं होगा। और फिर इसको हम कहां पे रखते हैं, फिर हम इसको केरोसिन में रखते हैं। फिर इसको केरोसिन में रखा जाता है, मतलब इसको डायरेक्टली केरोसिन में नहीं रखते। अब तुम पूछोगे क्यों सर, ये रिएक्ट कर जाता है क्या, नहीं, रिएक्ट नहीं करता है सर। एक्चुअली लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है इन सभी में। अगर सबसे कम डेंसिटी की बात करोगे ना तो लिथियम की होती है।
और लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होने के कारण लिथियम केरोसिन के ऊपर फ्लोट करता है सर। अरे केरोसिन से भी कम डेंसिटी है तो हम क्या करते हैं, हाइयर डेंसिटी का मटेरियल जो कि पैराफिन वैक्स है उससे कोट कर देते हैं, लपेट देते हैं उसको चारों तरफ और उसके बाद इसमें डुबो देते हैं तो फिर ये डूब जाता है। समझ गए? अब तुम में से कुछ होशियार लोग भी होंगे, वो बोलेंगे सर एक काम करो, ऐसे रस्सी बांध दो, नीचे एक तो भारी पत्थर रख दो और डुबकी लगा दो। तो ऐसा नहीं करते हैं सर। आइडिया तो बहुत सही है, लेकिन सर ये इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं कि रस्सी जो तुम बांधोगे टूट जाएगा सर, वहां से स्ट्रेस लगेगा, वहां से टूट जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, काई बात चमकी। आगे बढ़े क्या? एक दो प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, एक दो प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, फिर आज की क्लास करेंगे एंड। कमेंट जरूर करना बातें समझ में आई कि नहीं आई। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे से खफा हो गए, ये कौन आ गया, ये कैसा आदमी है, ये वो ऐसे वैसे। कोई बात नहीं सर। पढ़ो यार बस, मैं तो चाहता तुम अच्छा करो, तरक्की करो बस। तो लिथियम की बात समझ गए, लिथियम की डेंसिटी बहुत कम होती है इसके कारण। फिर एक पॉइंट लिख रहा हूं उसको याद रखना, सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब तुम बोलोगे सर आप ये बात कैसे बता रहे हो, क्योंकि सर को पता है तो बता रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है सर, सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, तो सीजियम बहुत अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, सीजियम बहुत अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। तो सीजियम को हम कहां पे यूज करते हैं सर, सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटोवोल्टाइक सेल भी इसको कहते हैं। और जाते जाते एक दो पॉइंट और याद रखना कि फ्रांसियम जो है वो कैसा होता है सर, फ्रांसियम जो है वो होता है रेडियो एक्टिव, फ्रांसियम जो है वो होता है रेडियो एक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक की, आज के दिन की आखिरी टॉपिक आज के दिन का है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे, मतलब जनरल प्रॉपर्टीज तो हो गई, अब हम बात करेंगे किसकी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सभी चीजें अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखी होंगी, बस मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले अगर हम साइज की बात करें तो साइज के ऑर्डर में आप बोलोगे सर लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। दूसरे पे चलते हैं सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर को कंपेयर करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो लिथियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। सही लिखा है क्या? सीजियम की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, लिथियम की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। और लिथियम याद रखना, एनसीईआरटी में ये डेटा दे रखा है, एनसीईआरटी से बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी में अगर आप सीजियम और फ्रांसियम का देखोगे तो फ्रांसियम का 1 यूनिट ज्यादा है, फ्रांसियम का 1 यूनिट ज्यादा है। 365 इसका है तो 366 इसका है। मतलब मेरे को याद है अंत में 5 है, अंत में 6 है, एक लास्ट डिजिट इसकी 5 है, इसकी 6 है। 1 यूनिट का फर्क है सर, 1 यूनिट का फर्क है। ठीक है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, बोलो हाँ या ना? ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, चौथे पे आते हैं सर, या तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेटल है। हाँ, हम इनके हाइड्रेशन एंथैल्पीज की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का केस आप याद रखना क्या होता है सर, साइज छोटा। हाइड्रेशन एंथैल्पी कभी भी समझ नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। एक छोटा बच्चा, बेचारा भी छोटा सा बच्चा, इसके सिर पे एक बाल, एक बड़ा बच्चा, इसके सिर पे एक बाल। अगर मैं तुमसे पूछूं, छोटे बच्चे को CB लिख देते हैं छोटा बच्चा, बड़े बच्चे को BB लिख देते हैं बड़ा बच्चा, किसके सिर पे ज्यादा बाल, छोटे बच्चे के सिर पे या बड़े बच्चे के सिर पे? तो मैं गारंटी देता हूं, तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट लिख के डिलीट मत करना सर। आप में से 90% लोग कमेंट क्या करेंगे, आप में से 90% लोग कमेंट करेंगे कि छोटे बच्चे के सिर पे ज्यादा बाल है बड़े बच्चे के कंपैरिजन में। कॉन्सेप्ट क्या है सुनना, मान लो एक प्लेट है, एक छोटी सी प्लेट पे मैंने 4 मोमोज रखे और 4 मोमो इस तरीके से रखे। देखो ये छोटी सी प्लेट है, 4 मोमो एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ रहे हैं, और एक इतना बड़ा प्लेट ले लिया, प्राइस सेम है, एक इतना बड़ा प्लेट ले लिया और उस पर 4 मोमोज ऐसे रखे। तुमसे पूछेगा किसमें मोमोज ज्यादा, तो अरे गारंटी है सर तुम बोलोगे इसमें ज्यादा है, क्योंकि तुमने क्या देखा, तुमने नंबर नहीं देखा, तुमने डेंसिटी देखी सर। बोला छोटे सिर पे एक बाल मतलब ज्यादा बाल, बड़े सिर पे एक बाल तो कम बाल। अरे एक ही बाल तो है, ज्यादा कम कहां हुआ सर?
ऐसा ही बिल्कुल इसी तरीके का एकदम देसी बेवकूफ पानी भी है। पानी क्या करता है जब चार्ज देखता है ना सर, पानी क्या करता है जब चार्ज देखता है ना, पानी क्या करता है जब चार्ज देखता है ना, तो चार्ज तो सभी पे एक ही है। अरे चार्ज तो भैया सभी पे एक ही है, फ्रांसियम की बात अब नहीं करेंगे आगे। चार्ज तो सभी पे एक ही है, पर पानी को लगता है छोटे प्लेट में +1 चार्ज, बड़े प्लेट में +1 चार्ज। छोटे बच्चे के सिर पे एक बाल, बड़े बच्चे के सिर पे एक बाल, किसके सिर पे ज्यादा बाल? तो आप बोलोगे सर ऐसे तो बराबर है सर, अब हम समझ गए ये बात, लेकिन पानी तो आपकी तरह ही बेवकूफ है। तो पानी को क्या लगता है कि इसके सिर पे ज्यादा बाल मतलब ज्यादा चार्ज, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये हो जाता है सर, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये हो जाता है ना। क्लास मेरे हिसाब से अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। बस मैं इतना आपसे दो तीन रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, उसको ध्यान से सुनिए, है ना। क्लास हम यही पेंट करेंगे। अगली क्लास में हम अल्कली मेटल पूरा खत्म करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल शुरू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे अल्कली मेटल्स के, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम और कवर करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो आप जरूर कमेंट करें, कोई चीज अगर आपको लगती है तो आपको कुछ और जानना है, क्या करना है, वी विल बी डूइंग ऑन दैट। बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसे गिला शिकवा नहीं रखना है ना। आई एम नॉट हियर फॉर एनीथिंग, आई एम जस्ट हियर फॉर टू टीच यू। मेरा एक ही काम है यार, आपको पढ़ाना, और आप बहुत अच्छा करो, बहुत तरक्की करो सर, आप बहुत तरक्की करो। और एक ही चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनऑर्गेनिक किसी से भी पढ़ो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लिख के पढ़ना दोस्त, लिख लिख के पढ़ोगे ना दोस्त, इनऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा, नंबर भी आएगा। तो वैलेंटाइन डे के दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वादा करो कि चाहे कुछ हो जाए लिख लिख के पढ़ूंगा, जब तक लिखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।